चलिए ये देखिए हमारी फर्स्ट टॉपिक। ओके चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें डिफरेंशियल में क्या लिखा गया है आपका, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू व्हिच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट। मतलब चार्ज हमारी वो प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देती है, समझ रहे हैं, जैसे किसी बॉडी के ऊपर रिपल्सिव फोर्स दे रही है, अट्रैक्टिव फोर्स दे रही है, वो हमारा चार्ज होता है। ठीक है, अब देखिए चार्ज को हम डिनोट करते हैं किससे, क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इट्स एसआई यूनिट इज कूलम्ब, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, याद रखिए कि चार्ज हमारी किसकी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, ये रहा हमारा चार्ज का फार्मूला, क्या है, चार्ज बराबर करंट इनटू टाइम। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, करंट को आई से, टाइम को टी से, हमको मिला क्यू बराबर में आई टी। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता है कि आई मतलब करंट, करंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है ए, और टाइम का होता है टी। तो हमको चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला है ए टी, देखिए हमने लिखा है ए टी। ठीक है, अब देखिए चार्ज हमारे टू टाइप्स होते हैं, पहला है हमारा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है हमारा नेगेटिव चार्ज। अब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होती है, मतलब कोई बॉडी अगर हम कहते हैं ये बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज, इसका मतलब कि उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए वो पॉजिटिव बोल रहे हैं, इसको डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई बॉडी हमारी पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और अगर कोई बॉडी हमारी नेगेटिव चार्ज, उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 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 है, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज की कमी है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चार्ज ज्यादा है, इसलिए वो बॉडी हमारी नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, अब देखिए नेचर की बात की जा रही है। ओके देखिए बाहर आ गया, नेचर की बात की जा रही है। अब देखिए पहला लिखा गया, अगर हमारी बॉडी, कोई बॉडी का पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, नेगेटिव नेगेटिव मतलब सिमिलर चार्ज हो, देखिए पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे, तो रिपल्सन नेचर हुआ इनका। नेगेटिव नेगेटिव है तब भी रिपल्सन हुआ। अब देखिए जैसे डिसिमिलर मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हुआ तो ये अट्रैक्शन, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हुआ तो भी अट्रैक्शन। मतलब जब पॉजिटिव पॉजिटिव था तो रिपल्सन हुआ, जब पॉजिटिव नेगेटिव हो गए तो अट्रैक्शन हो गए। ओके, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मतलब चार्ज की प्रॉपर्टी, जैसे देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है हमारी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, लिखा क्या है हमारा कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। मतलब कि ना चार्ज हमारा डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट होता है, समझ रहे हैं कि चार्ज हमारा ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बस वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। समझ रहे हैं कि चार्ज हमारा कभी ना क्रिएट कर सकते हैं हम चार्ज को, ना ही चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस फर्क इतना है कि चार्ज हमारा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। ये रही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। डिफरेंशियल क्या है, आपके देखिए इनके बारे में लिखा गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। मतलब आप कह सकते हैं कि जो हमारा चार्ज होता है वो एक फिक्स्ड अमाउंट में होता है, ऐसा नहीं कि चार्ज हमारा वो 1/2 ई हो, चार्ज हमारा 0.5 ई हो, 0.3 ई हो, इस टाइप से हमारा चार्ज नहीं होता है। ठीक है, चार्ज हमारा जब भी रहेगा वो फिक्स्ड अमाउंट में रहेगा, मतलब जैसे बंडल में रहता है चार्ज, जैसे मान लीजिए यहाँ जैसे दिया गया एग्जाम्पल में 1E 2E 3 फिक्स है, ऐसा नहीं 1/2 2/3 4/3 इस टाइप से नहीं है, चार्ज हमेशा हमारा फिक्स रहता है, 1E 2E 3 ऐसे एनी होता है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ, अब देखिए पॉजिटिव हो सकता है चार्ज, नेगेटिव हो सकता है, ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला। ठीक है, क्यू बराबर प्लस माइनस एनी। अब ई क्या है हमारा, ई हमारा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एन का है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब ये रहा हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के क्या क्या मेथड होते हैं, किस तरीके से कोई बॉडी चार्ज होती है। पहला मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसका मतलब ये है कि ये बॉडी मतलब इस तरीके, मतलब ये जो हमारा मेथड है चार्ज करने का, इसमें कोई भी एक बॉडी जब दूसरी बॉडी कांटेक्ट में आती है, मतलब ये कांटेक्ट में आएगी, टच करेगी तब चार्ज होगी, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जब जब तक बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं है तब तक वो चार्ज नहीं होगी। ये पहला मेथड है, लिखा क्या है आपका,
व्हेन अ कंडक्टिंग बॉडी इज टच्ड बाय ए चार्ज बॉडी, जब हमारी ये कंडक्टिंग बॉडी, समझ रहे हैं, देखिए जब हमारी ये कंडक्टिंग बॉडी जो है हमारी, वो कांटेक्ट में आती है चार्ज बॉडी के, समझ रहे हैं, ये हमारी कंडक्टिंग बॉडी है, कांटेक्ट में आती है चार्ज बॉडी के, टच होने पर, टच होकर कांटेक्ट में आती है एक दूसरे टच, मान लीजिए आपका ये चार्ज बॉडी या कंडक्टिंग, मतलब कंडक्टिंग बॉडी आप जानते हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ये चार्ज बॉडी नहीं, ये चार्ज नहीं है, ये कंडक्टिंग बॉडी है, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये बॉडी हमारी चार्ज है, इसमें चार्ज है। अब जब ये दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आ गए तब ये भी बॉडी चार्ज हो गई, ठीक है। ये होता है मेथड ऑफ चार्जिंग, पहला मेथड यही है कि व्हेन अ कंडक्टिंग बॉडी इज टच्ड बाय ए चार्ज बॉडी, सम चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज बॉडी टू कंडक्टिंग बॉडी, कुछ चार्ज इस चार्ज बॉडी से ट्रांसफर होकर इसमें चले जाएंगे तो ये भी बॉडी हमारी चार्ज हो जाएगी। तो ये रहा हमारा पहला मेथड, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसमें हमारी बॉडी कॉन्टैक्ट में आकर चार्ज होती है। अब ये हमारा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसका मतलब ये जो दूसरा मेथड हमारा है चार्ज होने का, इसमें हमारी बॉडी बिना कांटेक्ट में आए ही, मतलब बिना टच हुए ही बॉडी को चार्ज कर देती है। मतलब कैसे, जैसे ये सिर्फ, जैसे मान लीजिए आपकी चार्ज बॉडी है, ये आपकी अनचार्ज है, ये अनचार्ज बॉडी जो आपकी मतलब कंडक्टिंग बॉडी जो है आपकी, वो इसके रेंज में आ जाए, बस इसके कांटेक्ट टच ना करे, इसके रेंज में आ जाए, ये फिर भी चार्ज हो जाती है। वो मेथड होता है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन, मतलब विदाउट टचिंग या फिर विदाउट कांटेक्ट में आए। देखिए अ चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर कैन बी प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर विदाउट टचिंग, बिना टच हुए ही, बिना टच हुए बॉडी में चार्ज आ जाता है। कैसे आ जाता है, देखिए अगर कोई बॉडी चार्ज नहीं होती इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। जब ये चार्ज बॉडी हमारी जब इसके पास आती है ना, तो बॉडी के एक सरफेस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और अगले सरफेस पे आ जाता है, मतलब अपोजिट साइड आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से बॉडी चार्ज हो जाती है, ठीक है। ये रहा हमारा थर्ड क्या है, व्हेन टू बॉडीज रब विद ईच अदर। मान लीजिए जब हम दो बॉडी को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तब बॉडी चार्ज होती है, इस तरीके को बोलते हैं चार्ज बाय फ्रिक्शन। ओके, नोट कर लीजिए। अब देखिए ये रहा हमारा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, ये हमारा कूलम्ब्स लॉ। देखते हैं कूलम्ब्स लॉ हमारा कहता क्या है, क्या डिफिनेशन हमारी, कि फोर्स अट्रैक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, फोर्स अट्रैक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of charge and inversely proportional to the square distance between them। मतलब हमारा कूलम्ब्स लॉ होता है, अगर कूलम्ब्स लॉ कहा गया हमारा इन्हीं दो चार्ज के बीच का जो प्रोडक्ट है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब उसका डिस्टेंस का स्क्वायर वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कूलम्ब्स लॉ हमारा क्या कहता है कि कूलम्ब्स लॉ आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारी, जिसे हम कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं, ठीक। डिफरेंस क्या है, फोर्स अट्रैक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, इन्हीं दो चार्ज के बीच इन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल्स, उनका प्रोडक्ट जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये देखिए हमको मिला है, क्या बोला डिफरेंस हमारी, क्या बोली है, फोर्स अट्रैक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। देखिए ये दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का, तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है। आगे क्या बोला है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के, इसके डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारा फोर्स। मतलब अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे तो फोर्स हमारा कम हो जाएगा, जितना पास हमारा चार्ज पार्टिकल्स दोनों रहेंगे एक दूसरे के उतना ज्यादा हमको चार्ज मिलेगा। और कब मिलेगा, अगर चार्ज की वैल्यू, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज उसकी वैल्यू ज्यादा होगी तब हमको फोर्स ज्यादा मिलेगा। एक हमको रिलेशन मिला, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों कंबाइन किया हमको ये मिला, ठीक है। अब जब हमने ये प्रोपोर्शनल हटाया हमको एक कांस्टेंट मिला जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो क्या आपका फार्मूला F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये रहा हमारा कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला, ठीक है। इस फोर्स यूनिट क्या है हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूनिट क्या है, न्यूटन है। डायमेंशनल फार्मूला हमारा ये रहा, ठीक है। अब K जो हमारा K को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। और K की वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है 9 × 10⁹। न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो वहां पे K की वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगी 9 × 10⁹। K की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और डायमेंशनल फार्मूला हमारा ये होता है, ओके। ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ। अब देखिए कूलम्ब्स लॉ हमारा वेक्टर फॉर्म में है, ठीक। पहला क्या है, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड है हमारा। फर्स्ट केस देखिए क्या है हमारा,
व्हेन बोथ चार्ज इन सिमिलर नेचर, मतलब जब हमारे दोनों चार्ज क्या हो, सेम नेचर का, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो। तो हमने यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव लेके दिखाया है, ठीक है। देखिए लिखा गया है इफ बोथ चार्ज आर ऑफ सेम नेचर, यदि बोथ चार्ज हमारा किसमें हो, सेम नेचर को हो, देन फोर्स बिटवीन देम विल बी रिपल्सिव, मतलब अगर दोनों चार्ज हमारे सेम नेचर को, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो उनके बीच में रिपल्सन होगा। ये अभी हमने नेचर ऑफ चार्ज में समझा ही था, अब इसके पहले जो हमने बताया था, ठीक है। तो हम देखेंगे ये रहा हमारा पॉजिटिव चार्ज Q1, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज Q2, ठीक है। अब जो हमारा ये F12 है और जो हमारा F2, पहले बात हम जानते हैं F12 क्या है। देखिए इसको हम कहेंगे कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, मतलब अब देखिए इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि चार्ज क्या है, सिमिलर है। तो जो फोर्स लगेगी पहले चार्ज पर, जो फोर्स लगेगी दूसरे चार्ज के द्वारा, वो है F12, मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। पहले चार्ज Q1 पर Q2 चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगी उसको हम डिनोट कर रहे हैं F12। अब देखिए जब रिपेल करेगा तो ये चार्ज इधर भागेगा, डायरेक्शन ये दिखाया गया, ओके। अब देखेंगे इसके लिए F21 मतलब कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 चार्ज पर Q1 के द्वारा जो फोर्स लगा उसको हम दिखाएं F21, मतलब अगर ये इस पर फोर्स लगाएगा तो रिपल होगा, ये चार्ज इधर भागेगा, डायरेक्शन हमको इधर मिला, ये हमारा हुआ F21, ओके। अब ये R12 क्या है हमारा, जो हमने लिखा R का F12 क्या है, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। देखिए हम वेक्टर फॉर्म बता रहे हैं, हमको डायरेक्शन भी बताना है। अभी हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, वो सिंपल सा था, डायरेक्शन की हमने बात नहीं की। जब हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे इसमें हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि चार्ज हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो R कैप 12 इसका मतलब ये है कि इसको पढ़ेंगे हम यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड चार्ज Q1 टू Q2, मतलब जो हमारा यूनिट वेक्टर है इसका मतलब इसको पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2, Q1 से Q2 जा रहा है ये, और ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1, Q2 से Q1 जा रहा है, ओके। समझ में आया ये इतना। अब इधर देखिए अगर हम F12 निकालें, F12 मतलब ये F12 निकालें तो कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला ये होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हमने K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लिख दिया क्योंकि हमने चार्ज लिया था Q1, दूसरा लिया Q2, तो Q1 Q2 रखा, बाई डिस्टेंस क्या था, इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए R दिया था, तो हमने R स्क्वायर कर दिया। अब वेक्टर फॉर्म में बताना, हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तो डायरेक्शन हम वो लेंगे जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स है उसी डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर भी लेंगे। तो देखेंगे हमारा ये जो F12 है ये लेफ्ट साइड जा रहा है, तो हमको यूनिट वेक्टर वही चाहिए जो लेफ्ट साइड के लिए है। तो देखेंगे ये देखो, और ये वाला यूनिट वेक्टर इसी साइड है, तो हमने देखो इसीलिए हमने ये लिया है, ये वाला यूनिट वेक्टर लिया, ठीक है। अब F21 निकालेंगे, देखो F21 निकालेंगे, F21 के लिए कूलम्ब्स हमने लिखा, अब हमको यूनिट वेक्टर वो चाहिए जो F21 के डायरेक्शन हो, तो F21 के डायरेक्शन में ये रहा हमारा R12, हमने ये लिया, ठीक है। अब देखेंगे तो R12 मतलब जो यूनिट वेक्टर ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक निगेटिव हो जाएगा। अगर हम बराबर करना चाहें तो निगेटिव लगा देंगे, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए अगर हम देखेंगे अगर ये हमारा R12 है, देखिए थोड़ा सा गौर से देखिएगा, अगर ये हमारा R12 है, ये बराबर है R21, समझ रहे हैं, निगेटिव लगा क्योंकि साइन अपोजिट है, बाकी मैग्नीट्यूड वही है, इसलिए हमको निगेटिव में लगाया। इसका मतलब R12 है और R21 है, ठीक है। हमने क्या लिखा है कि F12 बराबर माइनस F21, क्यों किया जानते हैं, पता है, क्योंकि हमने किया है इस R12 की जगह पर अगर हम ये देखो R12 बराबर है माइनस R21, R12 हटा के अगर हम ये रखेंगे तो माइनस R21 रखेंगे, ये माइनस हमारा यहाँ आ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है। देखिए अगर ये चीज जो है वही चीज यहाँ भी है, इसके जगह हम ये रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो अब ये दोनों सेम हो जाएगा, बस फर्क ये रहेगा निगेटिव आ जाएगी, ये निगेटिव आ जाएगा, इसीलिए हमने लिखा है F12 बराबर होगा माइनस F21, ओके। सेकंड केस देखिए क्या है, व्हेन बोथ चार्ज इन अपोजिट नेचर, जब हमारे दोनों चार्ज अपोजिट नेचर मतलब एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, तब उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो देखिए ये देखो अट्रैक्शन हो रहा है इस चार्ज की वजह से, और इस चार्ज की वजह से अट्रैक्शन ये हो रहा है, डायरेक्शन देखिए इधर अट्रैक्ट हो रहा है, इधर अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, ओके। फोर्स ऑन, ठीक, अब यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स एक्ट हो रहा था, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब फोर्स ऑन चार्ज क्यों, ड्यू टू Q1 की वजह से जो इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी वजह से ये चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है, और Q2 की वजह से, इस Q2 की वजह से जो चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है, जो हमारा अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या कर रहा है, इस चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है। देखिए इसको हम लिखाएं F12 से। उसी तरीके से हम F12 निकालना चाहे तो F12 हमारा ये राइट साइड है, तो राइट साइड ले
हमने फार्मूला लगाया, के क्यू वन क्यू टू लिखा, आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब R1 का I2 क्यों लिया, क्योंकि देखो ये डायरेक्शन राइट साइड ये भी जा रहा है और राइट साइड ये भी जा रहा है, इसलिए हमने R12 लिया है। F21 के लिए, F21 ये हमारा है, ये F21 लेफ्ट साइड आ रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड के लिए हम ये यूनिट वेक्टर लेंगे, तो देखिए हमने यही लिया है। यहाँ भी वही कंडीशन है, यूनिट वेक्टर हमारा एक दूसरे से अपोजिट है, तो अपोजिट होने की वजह से हम अगर बराबर करना है तो नेगेटिव लगा दे, बराबर हो गया। फिर देखो हमने इसमें जो हमारा R12 था, ठीक है, देखिए अगर ये ना समझ इधर देख लीजिए, फिर आप वो समझ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा अगर दिक्कत होगी तो इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन है आपका, ठीक है। जैसे देखिए कि अगर ये F12 हमारा है के क्यू वन क्यू टू वन आर स्क्वायर, आपने लिखा है R1 कैप वन R12 कैप बराबर में माइनस में R21 कैप है, मतलब R12 जो है वो बराबर है माइनस R21 के, तो हमने R21 हटा दिया, देखो हमने R12 हटा के माइनस में R21 लिखा, देखो यही इक्वेशन यहाँ लिखी गई है, F12 बराबर में के क्यू वन क्यू टू। अब जो हमारा R12 था वो हट कर ये आ गया, देखो अगर हम देखेंगे, अब देखो ये दोनों चीजें सेम है, F21 और F12 दोनों चीजें सेम, बस फर्क है नेगेटिव लग गया है, तो नेगेटिव लगने की वजह से जो हमारा फोर्स F21 है वो बराबर होगा नेगेटिव F21 के, ठीक है। ये रहा हमारा वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ, ओके। इसी तरीके से आप एग्जाम में लिखिएगा, काफी बेटर तरीके से आपको लिखवाया जा रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, ये हमारा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मतलब अभी तक हम जो कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे, कूलम्ब्स लॉ जो हम निकाल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स हम निकाल रहे थे, किन्हीं दो चार्ज वजह से निकाल रहे थे, मतलब 2 पॉइंट चार्ज थे, लेकिन अब हम हमारा जो चार्ज है अगर 2 से ज्यादा होते तो हम कैसे निकालते, तो उसके लिए हमको एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम निकालते। अगर फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, अगर कई सारे चार्जेस होते हैं तो हम निकालते हैं उन पर फोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करके। जैसे लिखा क्या है, इन ए सिस्टम ऑफ एन चार्ज, अगर कोई सिस्टम हो, ठीक है, कोई भी सिस्टम हो उसमें एन चार्ज हो, मतलब नंबर ऑफ चार्ज हो, ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्ज ऑन दिस चार्ज। मतलब अगर कोई सिस्टम ऑफ चार्ज हो तो उसमें कई सारे चार्ज, अभी तक जो हम कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे उसमें सिर्फ 2 चार्ज थे, ठीक है, कितने चार्ज थे, 2 चार्ज थे। अगर किसी सिस्टम के लिए हम निकालेंगे, ये सिस्टम में कई सारे चार्ज होते हैं, तो उसमें हम कैसे निकालेंगे, उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके निकालेंगे। जैसे देखिए इसमें बोला है ना, इसमें बोला है, देखिए इन ए सिस्टम ऑफ एन चार्ज, ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, मान लीजिए हमारा वन जो एक चार्ज है वो हमारा Q1 है, ठीक है, ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्ज। मतलब अगर इस चार्ज पर, किसी सिस्टम में अगर इस चार्ज पर हम फोर्स निकालना चाहें तो इस चार्ज पर जो फोर्स होगा इन सभी के फोर्स के वेक्टर सम होगा, समझ रहे हैं। ये किसी एक सिस्टम में है, समझ लीजिए, ये किसी हमारा, ये जो चार्जेस हमारे हैं, नंबर ऑफ चार्जेस किसी एक सिस्टम में है, ठीक है। अगर हम किसी पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स निकालें तो जितने बचे हुए चार्ज होंगे उनके द्वारा जो इस पर फोर्स लगेगा उसका जो वेक्टर सम होगा वही इसका फोर्स होगा। देखिए हमने निकाला ना, अगर हमको F1 पर फोर्स निकालना है तो फर्स्ट चार्ज पे सेकंड चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, थर्ड की वजह से फर्स्ट पे फोर्स लग रहा है, फोर्थ की वजह फर्स्ट पे फोर्स लग रहा है, और ऐसे n चार्ज होंगे तो n चार्ज पे जो इस पर फोर्स लगेगा इन सभी का वेक्टर सम जो होगा वो बराबर होगा इस पर, समझ रहे हैं। अब ये Q1 ना लेकर आप Q3 भी ले सकते हो, चाहे इस पर ले सकते हो, ठीक है। किसी एक चार्ज पर अगर पूछेगा इसका मतलब आप जान जाइए कि बचे हुए चार्ज पर जो फोर्स लगेंगे इस पर द्वारा वो सारे बराबर होंगे किसी एक सिंगल चार्ज के, ओके। ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की यूज करके हम मल्टीपल चार्ज पर फोर्स निकाल सकते हैं। अभी हमने जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था उसमें से 2 चार्ज के लिए हम फोर्स निकाल सकते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ कंपैरिजन बिटवीन Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके पीछे कंपेयर किया गया है, ठीक है। जैसे अगर 2 प्रोटॉन हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन करें तो उनका रेशियो आएगा जो सिमिलर होंगे, लगभग 10⁻36 आएगा, ठीक है। अब ये निकालें कैसे आप देख लीजिए एक बार। जैसे इसके लिए हम दिखाते हैं आपको कि Fe/Fg है, फार्मूला क्या होता है Fe का, के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, के Q1 Q2/r², और Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, G m1 m2/r², ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए r² को यहीं से कैंसिल कर दिए, खत्म कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये चीजें सेम रहेंगी, चार्ज हम वही रखेंगे, ठीक है। अब बचा हमारा k
Q1 Q2 बाई में G M1 M2। अब बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, समझ रहे हैं किसकी बात, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो के की जो वैल्यू है तो होती है 9 × 10⁹। अभी सबसे पहले बताया गया था 9 × 10⁹। Q1 मतलब पहला भी चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी चार्ज हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 × 10⁹, 1.6 × 10⁻19। और दूसरा भी चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 1.6 × 10⁻19। समझ रहे हैं। अब जी की वैल्यू होती है 6.87 × 10⁻11 हो गया। M1 क्या है, M1 मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं, M1 मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास आप लिख सकते हैं 9.1 × 10⁻31। फिर दूसरा भी मास क्या है, इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, 9.1 × 10⁻31। जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आएगा, सॉरी इतना आंसर आपका आएगा। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप रेशियो निकाल सकते हैं। कंपैरिजन है कि अगर हम किन्हीं दो प्रोटॉन के बीच में कंपेयर करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, हमको मिलेगा 10⁻36। इसका मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 गुना ज्यादा होगा। यहाँ देखिए अगर हम दो इलेक्ट्रॉन लेंगे उनके बीच में कंपैरिजन निकालेंगे, इसका मतलब कि आप देखिए जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻43 टाइम्स क्या है, ज्यादा है। इसी तरीके से अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है उनके बीच में अगर हम निकालेंगे रेशियो, कंपैरिजन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में लगेगा, इस फोर्स से 10⁻39 ज्यादा होगा। समझ रहे हैं। तो ये था हमारा कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए, ये रहा हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लिखा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट at any particular point of electric field is equal to the force experienced by unit positive test charge। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब Q नॉट, समझ रहे हैं, Q नॉट प्लेस एट दैट पॉइंट। ठीक है, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम कैसे करते हैं, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, तो अभी आपको पता था अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है तो हम करते क्या है, ठीक है, है क्या, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना रहता है। तो मान लीजिए कोई पॉइंट हमारा क्यों चार्ज है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब इस पॉइंट चार्ज पर इस क्यू नॉट चार्ज की वजह से जो इस पर फोर्स लगता है, समझ रहे हैं, क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वजह से जो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जो फोर्स लगता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे। अब देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, इसकी वजह से इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो जो फोर्स होता है वही होता है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से क्यू नॉट चार्ज की वजह से। ठीक है, अब देखिए जो हमारा क्यू नॉट चार्ज होता है ये बहुत बहुत छोटा चार्ज होता है, ठीक है, बहुत ही बहुत छोटा चार्ज होता है, इसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, मतलब क्यू नॉट चार्ज की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि क्यू नॉट चार्ज की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है। तो क्यू नॉट चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज, कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पर जो किसी पॉइंट पर जो हमारा फोर्स एक्सपीरियंस होता है वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। फार्मूला क्या होगा, E बराबर में F/Q0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं E से, और यूनिट जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, कूलम की सॉरी चार्ज की कूलम होती है, न्यूटन पर कूलम हमको मिला। डायमेंशनल फार्मूला हमारा ये है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब किसी भी एक पॉइंट चार्ज पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखिए इसमें लिखा लेट अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हमने एक छोटा सा, अगर हमको किसी भी टेस्ट चार्ज किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के हमको फोर्स चाहिए और क्यू नॉट चाहिए। तो अगर हमको इस पॉइंट, मान लीजिए हमको चार्ज, इस चार्ज की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमको एक कोई दूसरा चार्ज होना चाहिए। तब जब तक दूसरा चार्ज नहीं है तब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई अदर चार्ज आएगा तभी तो फिर रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा तभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो हमने मान लिया लेट अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, हमने पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट लिया जो जिसको हमने प्लेस किया, मतलब रखा है किस पर, पॉइंट पे पर, और हमारा क्यू चार्ज पॉइंट ओ पर है। तो इसकी वजह से इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो होने का डायरेक्शन क्या है, रिपल्सिव मतलब राइट साइड जा रहा है, रिपल कर रहा है, ये वाला साइड को रिपल करेगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है,
रिपल किए, ये इस सेट फोर्स रिडक्शन हमको मिला। अब इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है हमने माना r, ठीक है, हमने माना क्या है r माना है, तो हमको फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, कूलम्ब प्लस है k q1 q2 by r स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं ये हमारा q1 है और ये जो हमारा है ये हमारा q2 है। तो q1 जगह हमने क्यों रखा, q2 जगह हमने q0 रखा, ये देखिए बाई आर स्क्वायर करा, फोर्स हमको मिल गया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ठीक है। तो ई बराबर में एफ बाई क्यू नॉट हमने रखा, एफ की वैल्यू ये थी, ये हमने रखा, क्यू नॉट हमने ये रखा। अब आप देखेंगे क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हमको मिला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे हैं, किसी भी पॉइंट चार्ज पर, मतलब किसी भी पॉइंट चार्ज, ये लिखा ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे हमने निकाला था फोर्स, हमने निकाला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमने निकाला था जब दो चार्ज से ज्यादा होते थे, ठीक है, 2.4 से ज्यादा होते थे, कई सारे चार्ज होते थे, नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज होते थे, मतलब नंबर ऑफ चार्ज होते थे, तो उसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाकर निकालते थे। इसी तरीके से अगर कई सारे चार्जेस हैं उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम फिर लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। लगभग डिफरेंशियल वही सेम है, क्या है, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के लिए अगर हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ आर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्ज एट दैट पॉइंट। मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट P है, मान लीजिए कोई पॉइंट हमारा P है, इस पॉइंट P पर हमको मान लो एक चार्ज हमारा, कई सारे चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, मान लो Qn, ऐसे कई सारे चार्ज है, ठीक है। इससे डिस्टेंस मान लो R1, इससे डिस्टेंस मान लीजिए R2, ये R3, ये R4 और ये Rn मान लो, ठीक है। इस पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से निकालते थे। अब यहाँ कई सारे चार्ज आ गए, इस पर कैसे निकालेंगे, इस पर हम निकालेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम मानते हैं इस पॉइंट चार्ज पर हम ले आकर रख देते हैं क्यू नॉट, ठीक है, क्या ले आकर रख देते हैं क्यू नॉट चार्ज। अब इस क्यू नॉट चार्ज पर इन सभी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सभी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो डिफरेंशियल क्या है कि अगर हम इस पॉइंट चार्ज पर मान लीजिए इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी तो प्लस ए भी है, सब प्लस चार्ज है आपके, ठीक है, सब कैसे चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो प्लस ए भी प्लस क्यू नॉट होता है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर बनेगी वो ये इस डायरेक्शन में मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मिलेगी, ऐसे आपको E2 मिलेगा, फिर आपको E3 मिलेगा, फिर आपको E4 मिलेगा, फिर आपको En मिलेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो इसमें है क्या कि इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा। E वेक्टर मतलब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E होगी, तो सभी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनका सम E इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। प्लस डॉट 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 En, मतलब जिसका जितने नंबर ऑफ चार्जेस हो, ठीक है, इस तरीके से आप निकालेंगे। अब बात आती है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, व्हेन अ चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर लेंथ, मतलब जब कोई चार्ज हमारा किसी भी लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए फार्मूला हमारा लगता है लेमडा, जिसको हम देते हैं Q बाई L। Q हमारा है चार्ज और L हमारा है लेंथ ऑफ, जो भी हो, लेंथ ऑफ वायर, कुछ भी ले सकते हैं, वायर की लेंथ है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, व्हेन चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर सरफेस, मतलब किसी भी सरफेस एरिया, किसी सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, सिग्मा। सिग्मा को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करेंगे, जो रहेगा Q बाई A, मतलब सरफेस एरिया। इसी तरह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, व्हेन चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए वॉल्यूम, जब कहीं हमारा चार्ज क्यू है वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके लिए फार्मूला लगता है रो बराबर में Q बाई V, क्योंकि हमारा चार्ज है, V क्या हमारा है, वो वॉल्यूम है। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये बात जान लीजिए, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनी हुई है देख रहे हैं आप, ये हमारी इमेजिनेशन का एक पार्ट है, ठीक है, ये एक्चुअल में कोई किसी देखा होगा नहीं है, ठीक है, कोई देखा होगा जैसे साउंड
साउंड, मतलब साउंड की जो वेव होती है वो हमको इमेजिनेशन पार्ट दिखाया जाता है। इस तरह वेव का फॉर्म ऐसे हमारी साउंड की वेव जाती है, वो क्या हमारे इमेजिनेशन का पार्ट है। उसी तरीके से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये भी हमारे इमेजिनेशन का एक पार्ट ही है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें लिखा है केस फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फोर्स ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब देखिए अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है, मतलब जो हमारा पॉइंट चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे वो रेडियली आउटवर्ड निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? रेडियली आउटवर्ड, मतलब बाहर साइड है। देखिए चार्ज से बाहर जा रहा है ना, देखो देखो ऐसे बाहर जा रहा है ना, रेडियली आउटवर्ड। समझ रहे हैं? अब सेकंड केस देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फोर्स ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से रेडियली इनवर्ड चार्ज देखो अंदर से जा रहा है, तो क्या मिला हमको यहाँ पे? रेडियली इनवर्ड। रेडियली अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है? देखिए जो जो लाइन बनी है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही है, ये लाइन बनी हुई है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब थर्ड देखिए क्या है कि अगर दो इक्वल चार्ज हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन अपोजिट नेचर के हो, ठीक है। देखिए ये प्लस है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनमें देखेंगे प्लस नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह के इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी। अगर हमारा एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज हमारा नेगेटिव है तो कुछ इस तरीके से आएंगे, ये देखो उस तरीके, और साइड में ऐसे हो कैसे जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको देखने को मिली, ठीक है। केस फोर्स क्या है? जब हमारा दोनों पॉजिटिव चार्ज है उस कंडीशन में देखो रिपल हो रहा है, मतलब अभी तक देखो अट्रैक्ट होकर प्लस माइनस के पास गया, लेकिन यहाँ पर प्लस प्लस है तो रिपल हो रहा है। रिपल होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाना तो जाती थी इसके बाद, लेकिन रिपल हो गई, ऐसे देखो मुड़ गई, रास्ते से मुड़ गई, दोनों इधर इधर रिपल कर गए, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं? ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है क्या है? देखिए लिखा क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल उसे कहते हैं कि अगर दो इक्वल चार्ज हो, मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट नेचर के अपोजिट हो, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत पास में हो, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे देखिए एक हमारा चार्ज माइनस क्यू, एक हमारा प्लस क्यू है, दोनों क्यू क्यू ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड से, लेकिन नेचर क्या अपोजिट है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। ये दोनों चार्ज है एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर सेपरेट हुए, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। समझ रहे हैं? अब दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 12। हम मान लेते हैं हमारा ये कोई हमारे एक्सिस सेंटर O है, ये L पूरा डिस्टेंस कितना हुआ? 12 हुआ, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा P वेक्टर है, ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट है, इसका डायरेक्शन है निगेटिव से पॉजिटिव। समझ रहे हैं? डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन है निगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट का फार्मूला कहते हैं P वेक्टर बराबर टू Q into 2L, मतलब चार्ज है और उनके बीच का डिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन ही होता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। एंड इसकी SI यूनिट क्या होती है? कूलम के लिए सॉरी चार्ज के लिए कूलम और लेंथ के लिए मीटर, कूलम मीटर, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला आप लगा सकते हैं, कूलम के लिए AT होता है, M के लिए मीटर के लिए L होगा, AT L हो गया, ओके। समझ रहे? ये रहा डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ठीक है। अब देखिए अगली हेडिंग क्या है हमारी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, मतलब हमको ये हमारा डाइपोल है, ठीक है, ये हमारा क्या है? डाइपोल है। इस डाइपोल की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इसमें दो केसेस है, ठीक है, इसमें दो केसेस है। फर्स्ट केस क्या है हमारा? ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। समझ रहे हैं? मतलब समझिए कि हमको डाइपोल के एक्सिस पे, ठीक है, डाइपोल के एक्सिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और उस डाइपोल के सेंटर से, ठीक है। क्या लिखा है? ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये डाइपोल का एक्सिस पे, ठीक है, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। मतलब ये रहा हमारा डाइपोल, डाइपोल का ये सेंटर मान लीजिए O हमने माना, तो इस सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर किसी पॉइंट पर हमको निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने उस पॉइंट को मान लिया P, ठीक है। इस P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये माइनस क्यों होता है? डाइपोल हमारा कैसे, देखो डाइपोल बना हुआ है भाई, हमने यहाँ लाया है, ये माइनस क्यों, ये प्लस क्यों, तो हमने माना इसको पहला चार्ज और ये हमारा दूसरा चार्ज है, L वही सारी चीजें यहाँ लिखी गई है, ठीक है। अब इसके सेंटर से हमको x डिस्टेंस की दूरी पर पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, ठीक है। तो आपको पता है कि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसी पॉइंट के लिए, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम फार्मूला निकाले थे, K Q by R स्क्वायर,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला क्या निकाले थे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस चार्ज की वजह से और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस चार्ज की वजह से, ठीक है। अब देखिए, अब इस किसी भी पॉइंट चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, हम करते क्या थे, यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज रखते थे, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे ये हमारा क्यू है और इस पॉइंट पर हम क्यू नॉट चार्ज रखते थे, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव रखा होता था, तो अट्रैक्शन होता था। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, देखो E1 मतलब फर्स्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लेफ्ट साइड देखने को मिली, ठीक है, समझ रहे। दूसरे चार्ज का है पॉजिटिव, और जो चार्ज रखा जाता है क्यू नॉट टेस्ट चार्ज वो कैसा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वजह से रिपल होता है, रिपल होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको राइट साइड देखने को मिली, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। अब अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, यहाँ पर जो हमने डायरेक्शन वेक्टर का जो सिंबल दिखाया डायरेक्शन के लिए, यहाँ छोटा है और इसकी लेंथ छोटी है और इसकी लेंथ बड़ी है। तो आपको याद होगा, ठीक है, आप क्लास 11th में वेक्टर पढ़े होंगे, तो आपको याद होगा कि अगर ये वेक्टर का सिंबल है तो ये एरो देता है डायरेक्शन, एरो आपको बताता है डायरेक्शन, और जो वेक्टर की लेंथ है ये बताता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे, ये जो चार्ज हमारा है इस पॉइंट लिए काफी दूर पर है, तो दूर पर होगा तो इसका इफेक्ट कम होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनेगी, इसलिए हमने इसका लेंथ कम किया, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 के मामले में कम है, क्योंकि E2 जो है इस पॉइंट के पास में है, तो ये ज्यादा रिपल करेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग बनेगी। इसलिए देखिए E2 का लेंथ ज्यादा है, E1 का लेंथ कम है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, देन E1 निकालना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज फॉर्मूला था के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो हमने के क्यू रखा और हम इस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, कहाँ से, इस पॉइंट की E1 मतलब पहले चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो के क्यू होता है आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक का l है, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है, x प्लस एल, तो x प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। E2 निकालेंगे, तो E2 के लिए देखेंगे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, l है, तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए, तो हम पूरे में से इतना माइनस कर देंगे, हमको ये मिल जाएगा, हमने लिखा है x माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमको इस पॉइंट पर ई नेट बताना है, क्या बताना है, ई नेट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताएंगे, बड़ी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में से छोटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमने देखिए के E2 रखा, वैल्यू यहाँ रखा, E1 की यहाँ रखा, ठीक है। फिर हमने के क्यू कॉमन लिया, यहाँ 1 बचा, ये, ठीक है। अब फिर हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आएगा तो हम देखेंगे ये इससे कटेगा, बचेगा ये यहाँ आ गया, ठीक है। फिर ये इससे कटेगा, ये बचेगा, ये 1 मल्टीप्लाई हुआ यहाँ आ गया, ठीक है। अब अगर हम जिस की जगह कम है इसकी वजह से आप समझ लीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आपको ये मिलेगा, ठीक है, 4xl इतना इतना, ठीक है। तो हमने देखिए आगे लिखा है, ठीक है। अब आपको पता है, अभी आपने यहाँ निकाला है 2ql, देखो 2lq मतलब q2l मतलब इसको आप 2ql लिख सकते हो ना, ये 2ql है। तो अगर हम देखेंगे ये 4 है, ठीक है, 4 है, इसका 2 अलग कर लेंगे आप, ठीक है, जैसे करके दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए, जैसे ये वाला टर्म देख लीजिए आप, जैसे हमने इसको वैसे ये टर्म लिखा है, तो के क्यू 4xl बाई में एक्स स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो अगर देखेंगे इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 क्यू एल लिख देते हैं और के एक्स लिख देते हैं, बाई में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम देखेंगे ये 2ql ही जो हमारा p है, तो हमने लिखा है 2p के एक्स बाई में एक्स स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखिए यहीं से ये लिखा गया है, ठीक है, ओके। फिर क्या होता है कि हमारा जो ये x है, ये जो हमारा x है डिस्टेंस जो है, ठीक है, इस l के मुकाबले बहुत बड़ा है, ठीक है, ये जो हमारा x है इस l के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है, देखिए x वेरी वेरी ग्रेटर देन l, इसकी वजह से l जो हमारा है वो लगभग 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 0 पुट कर दिए, ठीक है, जब हम 0 पुट कर दिए 0 खत्म हो गया, ये भी देख लीजिए कैसे हुआ है, ठीक है। अब देखिए जब हमारा l 0 हो गया, तो ये नीचे वाला टर्म देखिए, जो एक्स स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर था होल स्क्वायर, जब एल 0 हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 0 बचा, एक्स स्क्वायर पे 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर ही बचा, इसका होल स्क्वायर हुआ एक्स की पावर 4 हुआ, ठीक है। अब यहाँ x की पावर 4 होगा, ऊपर x होगा, एक कट होगा, यहाँ x क्यूब बचेगा, तो नीचे देखिए x क्यूब हो गया, सिर्फ बचा 2kp का, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में हमने ये दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे, तो इसी तरीके से आप अपनी नोट्स में लिखिएगा, ठीक। अगर आप बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से लिखेंगे तो आपको पता
अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए हमारी दूसरी हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये था हमारा दूसरा, पहला हमने अभी कर चुका। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, समझ रहे हैं? ठीक है, अब इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। ठीक है, अब इस डाइपोल के बाइसेक्टर पे हमको इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये रहा हमारा डाइपोल, डाइपोल का सेंटर O है, इसका बाइसेक्टर मतलब उसके हाफ से तरफ जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर जाएगा, तो उससे x डिस्टेंस दूरी पर किसी पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, ये रहा हमारा डाइपोल, इसके सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर पॉइंट P पर परपेंडिकुलर टू डाइपोल समझ निकाल रहे हैं। ठीक है, पॉइंट P में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो अब देखिए पहला चार्ज हमने ये माना, दूसरा चार्ज माना। आप डाइपोल डाइपोल के बीच का डिस्टेंस आप एल जानते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझो, जो हम बोले वही समझिए बस। ये हमारा फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज। ठीक है, अब आप देखेंगे जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनी हुई है, अब इस पॉइंट पर कोई क्यू नॉट चार्ज आता था तो क्यू नॉट चार्ज हमारा पॉजिटिव होता था, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव होने की वजह से रिपेल किया, ये इधर चल मतलब रिपेल किया बाहर चला गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव, देखो इस पॉइंट 4 पर आप शुरू में देखे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालते थे, वहां पर किसी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो एक आप टेस्ट चार्ज लाते हैं जिसको आप क्यू नॉट बोलते हैं। तो हम मानते हैं यहाँ पर हम क्यू नॉट चार्ज रखे होंगे, तो क्यू नॉट चार्ज हमारा पॉजिटिव होता था, पॉजिटिव ये भी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होने से रिपल हुआ, रिपल होने की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमको मिली, सेकंड चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको E2 मिली। अब फर्स्ट चार्ज हमारा नेगेटिव है, क्यू नॉट हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वजह से अट्रैक्ट हुआ, तो हमको फर्स्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इस साइड मिली। ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड, अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये भी एंगल थीटा बनेगा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल समझ रहे हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा बना, ये भी थीटा बना है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ई नेट हमारा कुछ यहाँ से होकर जाएगा। ठीक है, ई नेट जो हमारा कुछ यहाँ से होकर जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ वाली बात कर रहा हूँ, ये हमारा पॉइंट P है। ठीक, ये हमारा E2 है, ये हमारा E1 है और ये हमारा E नेट है। अगर ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं, तो ये कंपोनेंट हमारा होगा E cos थीटा, इसके लिए ये भी होगा हमारा E cos थीटा, चाहे आप E1 कह सकते हैं, मान लो E1 इसके लिए E2 था, इसके लिए E1 E2 cos थीटा। फिर से बताओ तो, चलिए बता देता हूँ, फिर से देखिए देखिए यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट P था हमारा, P आप लिखिए, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिली थी E2 लिखिए, यहाँ पर आपको ऐसे E1 मिला है, E1 लिखिए, ये आपका E नेट है, E नेट। ठीक है, E नेट। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, तो जिससे थीटा अटैच होता है वो cos थीटा टर्म होता है, इससे थीटा अटैच है, ये cos थीटा टर्म हुआ। ठीक है, तो ये आप इनको मिला E1 है, E1 cos थीटा मिला, यहाँ भी एंगल थीटा बन रहा है, इससे थीटा अटैच दिया, ये इसके मिलेगा E2 cos थीटा। अब देखेंगे इसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलेंगे E sin थीटा, E1 sin थीटा, E1 sin थीटा, और इसका भी एक परपेंडिकुलर, इसका भी एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर, ये भी क्या मिलेगा हमारा E2 sin थीटा। आप देखेंगे हमारी हमने यहाँ माना है कि जो हमारा E1 है E2 वो दोनों E ही है, E1 E2 एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, E1 E2 जो हमारा है एक दूसरे के बराबर, क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, बस क्या था, नेचर अपोजिट था, और उनके बीच का डिस्टेंस भी इस बार सेम है, जिसकी वजह से E1 और E2 हमारा क्या बराबर है। तो E1 E2 बराबर होने की वजह से ये दोनों अपोजिट एक दूसरे के थे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये उधर जाना चाह रहा है, नीचे जाना चाह रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इसकी वजह से बनेगी, एक इसकी वजह से इसकी वजह से, मतलब E1 E2 वजह से बनेगी। अब यहाँ पर E1 E2 हमारा बराबर है, इसकी वजह से हमको क्या मिलेगा, 2E हो जाएगा, एक E है एक E है, 2E cos थीटा हो जाएगा। देखिए E नेट हमने लिखा है 2E cos थीटा। ठीक है, तो देखिए E1 E2 बराबर था E के, मान लिया हमने कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो हमने माना E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंट चार्ज के लिए KQ/R², तो KQ R की जगह पर R मतलब ये डिस्टेंस, ठीक, R की वैल्यू क्या है, रूट में x² + x², कैसे आएगा ये, जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये L² हुआ, ये x² हुआ, तो ये डिस्टेंस रूट में x² + L² आएगा, देखिए हमारा R था तो हमने लिखा। ठीक है, अब रूट था, ये स्क्वायर लगा था, रूट हट गया, ये मिला हमको। ठीक है, तो हमको E नेट क्या मिला है, E नेट यहाँ से मिला हमको 2E cos थीटा, तो 2 लिखा, E की जगह पर हमने ये वैल्यू लिखी, KQ/x² + L² हो गया,
ठीक है। फिर cos थीटा हमने यहाँ पे ये एंगल हमारा थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो cos थीटा फार्मूला होता है बेस अपन हाइपोटेनस, ये हमारा बेस हुआ, ये हमारा हाइपोटेनस हुआ। तो बेस बाई हाइपोटेनस हमने लिख दिया, ठीक है। फिर देखिए अब रूट का मतलब होता है पावर 1/2, समझ, जैसे अगर लिखा है x रूट लिखा है, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। तो वैसे ही अगर x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रूट में, इसका मतलब 1/2 इसकी पावर है। तो पावर 1 यहाँ और पावर 1/2 यहाँ जोड़ेंगे 3/2 मिलेगा हमको, ऊपर वाला ऊपर वही है, ठीक है। अब 2ql ये हमारा मोमेंटम होता है, डाइपोल मोमेंट है, तो ये हमारा p हो गया था kp, और ये x मान लेते हैं बहुत बड़ा होता है l की अपेक्षा, तो l 0 हो जाता है। यहाँ से हमको मिला ये वेक्टर फॉर्म में हमको ये देखने को मिला, ठीक है। ये हमको मिला एक्सप्रेशन किसके लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम अगली हेडिंग क्या है हमारी। अगली हेडिंग देखिए, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हमको कोई डाइपोल हमारा है वो यूनिफॉर्म, सॉरी मैग्नेटिक नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। वहां से मैग्नेटिक आ गया, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक। मतलब ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस पर हमने डाइपोल रखा है, इस डाइपोल पर हमको टॉर्क बताना है, ठीक है। समझ रहे हैं हम, इसको इरेज कर दे क्या, नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करना है इसको, ठीक है। चलिए ठीक है। अब हमको टॉर्क बताना है, ठीक, क्या बताना है, टॉर्क बताना है, ठीक। तो अब देखिए जगह नहीं इसलिए हमने वहां लिखा है, टॉर्क का फार्मूला होता है, टॉर्क जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, ये होता है क्या होगा, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर, ये चलो लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, या फिर डाइपोल बिटवीन चार्जेस, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, ये रहा हमारा डाइपोल मतलब कि हमारा नेगेटिव चार्ज, हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो डाइपोल है, इनकी वजह से डिस्टेंस L + 2L हो गया, ठीक है। अब ये डाइपोल था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल थीटा बना रहा है, इतना समझ रहे हैं, ठीक। अब अगर ये थीटा बना है, इसके दो कंपोनेंट बटेंगे, एक बचेगा cos थीटा में, एक बचेगा sin थीटा में। तो परपेंडिकुलर होता है sin थीटा, था ये देखो L हुआ L sin थीटा, और ऐसे यहाँ भी होगा, इसका भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा L sin थीटा, और जो पैरेलल होगा वो होगा L cos थीटा। हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाइपोल के बीच में एक L से एक L sin थीटा और L sin थीटा, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको मिलता है यहाँ से, ठीक है। हमको यहाँ से मिलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहले फोर्स लिखते हैं, ठीक है। फोर्स क्या है हमारा, फोर्स हमको QE मिलेगा, चार्ज मतलब चार्ज के साथ हमको फोर्स क्या मिलेगा, QE मिलेगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। तो दोनों चार्ज के परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब अगर हम ये जोड़ देंगे, देखो अगर हम जोड़ें तो ये जोड़ेंगे तो ये हमको मिला, तो L ये था, L हमको ये भी हो जाएगा, ये बराबर होगा, तो 2L sin थीटा कितना हो जाएगा, 2L sin थीटा, ठीक है। यहाँ स्टार्ट आया, चलिए आगे देखिए, ठीक। अब देखिए ये जो हमारा फोर्स निकला है यहाँ पर, ठीक है, ये जो हमारा यहाँ फोर्स निकला है -QE, ठीक। ये अब देखिए ये जो फोर्स है टॉर्क, कोई मान लीजिए ये हमारा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे 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 इसको क्या रोटेट करना चाहते हैं, तो ये फोर्स इसको ऐसे घुमाना चाहेगी, और ये फोर्स इसको ऐसे, तभी तो ये रोटेट होगा ना, तभी टॉर्क हमको मिलेगा, ठीक है। मतलब एक हमारी फोर्स चार्ज, सेकंड चार्ज लग रहा है वो हमको मिला -QE, और फर्स्ट चार्ज हमको मिल रहा है +QE, ठीक है। समझ रहे हैं, इस यहाँ पर हमको फोर्स मिला, अभी फोर्स कैसे मिला, फार्मूला जान लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है F/Q0 होता है, F क्यों होता है, तो यहाँ से हमको F मिला QE, ठीक है, यहीं से हमको मिला है ये, ठीक है। तो यहाँ से हमको QE मिला, ये नेगेटिव जाता है, यहाँ से हमको -QE मिला, ठीक है।
ये इसको रोटेट करने में, डाइपोल को रोटेट करने में ये फोर्स दोनों लग रही है, ठीक है। एक इधर से रोटेट कर रहा है, ये इसे नीचे दब रहा है, ये ऊपर उठ रहा है, तब ये रोटेट होगा, ठीक, समझ रहे हैं। देखिए फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लस क्यू, समझ रहे हैं। मतलब चार्ज प्लस क्यू पे जो हमारा फोर्स मिला है वो हमको क्यू ई मिला, हमने ये क्यू मिला। अब जो हमारा ये फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो फोर्स हमारा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रही है, देखिए, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज माइनस क्यू, तो माइनस क्यू पे जो चार्ज लग रहा है उसकी वजह से जो फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, फोर्स लगेगी इधर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमको जो नेट फोर्स मिलेगा वो एफ नेट मिलेगा F1 प्लस F2, तो F1 की वैल्यू QE है, F2 की वैल्यू माइनस QE है, QE माइनस QE क्या, जीरो मिला। मतलब हमको नेट फोर्स जो इस डाइपोल पे मिला वो हमको क्या मिला, जीरो मिला, ठीक। तो फोर्स क्या होता है, तो QE होता है, ये हमको मिला 2L sin थीटा, मतलब हमको यहाँ से मिल रहा है QE 2L sin थीटा। इसको हम सेट कर लें, थोड़ा सा 2 कर सकते हैं, 2Q1 लिख सकते हैं, E sin थीटा। अब आप देखेंगे 2QL ही होता हमारा डाइपोल मोमेंट, P E हो गया, साइन थीटा हो गया, ये क्या मिला हमको, टाउ मिला है, मतलब टॉर्क हमको मिला, ठीक है। अब टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, कैसे, क्योंकि आपको पता होगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही आपका होता है ए बी साइन थीटा, उसी तरीके से हम लिख सकते हैं पी साइन थीटा को पी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। ये आपका वेक्टर फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, ये आपका वेक्टर फॉर्म में है, ठीक। अब देखिए टॉर्क हमको कब मैक्सिमम मिलेगा, तो लिख लीजिए कुछ कंडीशन केसेस है, केस फर्स्ट देख लो, केस फर्स्ट, अगर थीटा बराबर में 90 डिग्री होगा तो हमको जो टॉर्क मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। मतलब टॉर्क बराबर में पी ई साइन थीटा होता है, साइन थीटा का 90 डिग्री हो गया, यहां से हमको टॉर्क मिला पीई मिला, क्या मिला, पीई। केस सेकंड देख लीजिए, केस सेकंड, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो, ठीक है, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री मतलब अगर ये इस तरीके से ना होकर ऐसे रखा गया हो, तब हमको उस टाइम में टॉर्क 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, टॉर्क इस टाइम में हमको मिनिमम मिलता है, क्या मिलता है, मिनिमम, ठीक है। कैसे, चलिए अब हम बात करते हैं फ्लक्स, फ्लक्स होता क्या है, चलिए देखते हैं। अ मेजर ऑफ, ये हमारा है फ्लक्स, ठीक, होता क्या है, अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कि हम जो भी हम टाइम देते हैं उस टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी पास हो जा रही हैं हमारे दिए हुए टाइम, वही हमारा फ्लक्स होता है, ठीक है। समझ लो, मतलब हमने जो टाइम दिया उस टाइम में कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जा रही हैं सरफेस से, वही होता है हमारा क्या, फ्लक्स, ठीक है। अब बात आती है एरिया वेक्टर का, तो एरिया आप जानते थे, अब हम जानेंगे कि एरिया वेक्टर होता क्या है। अब चाहे आप एरिया वेक्टर को एस से दिखाइए, कहीं की बुक में वहां से ए से दिखाया जाता है, ठीक है, तो वो आप पर डिपेंड रहता है आप किससे दिखाना चाहते हैं एरिया वेक्टर को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर, जिसको हम एस वेक्टर डिनोट करते हैं, फॉर अ प्लेन सरफेस इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सरफेस एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब जो एरिया वेक्टर हमारा होता है वो सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होता है, समझ रहे हैं, सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होता है, जैसे समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये बोर्ड है, ये बोर्ड हमारा क्या है, सरफेस है, ठीक है। अगर हमको इस पर एरिया वेक्टर बताना है तो ये सरफेस है, तो देखिए जो मार्कर आ रहा है हमारा ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा एरिया वेक्टर हुआ, या तो बाहर साइड एरिया वेक्टर या फिर इस बोर्ड के अंदर साइड एरिया वेक्टर, ठीक है। मान लीजिए सरफेस कुछ हमारा इस तरीके से रहा, ठीक है, जैसे इस तरीके से सरफेस रहा, मान लीजिए हमने बुक कॉपी ले लिया, ठीक है, देख मान लीजिए हमारा सरफेस है ये रहा, ठीक है, ये रहा हमारा सरफेस, तो एरिया वेक्टर कुछ हमको ऐसे मिल गया, तो ऊपर मिलेगा या फिर हमको नीचे मिलेगा, कुछ परपेंडिकुलर मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से, या तो नीचे मिलेगा या फिर हमको ऊपर मिलेगा। अब ये बोर्ड वाला देख लीजिए, अगर ये रहा हमारा सरफेस तो हमको मिला एक आगे साइड एरिया वेक्टर या फिर एक पीछे साइड, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक, ये हमारा क्या एरिया वेक्टर, अगर कुछ इस तरीके से रहा तो ये मिला, ठीक है, समझ रहे हैं। मतलब एरिया वेक्टर जो होता है वो हरदम सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखिए एक्स वाई और जेड, मतलब इसमें हमारा ये, ठीक है, मान लीजिए हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस है हमको एरिया वेक्टर बताना है, मतलब ये जो हमारा ये सरफेस है कुछ इस तरीके से रखा गया है, ठीक है, तो इस पर जो मान लेते हैं ये, चलिए कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल फॉर्म में है ये,
ये मान लीजिए इसका ब्रीथ दिया गया, देखिए ये ब्रीथ और ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, ये हमारा लेंथ है, ठीक है। एरिया वेक्टर बताना है हमको, तो एरिया वेक्टर के लिए हमको सरफेस का एरिया चाहिए और सरफेस में एरिया वेक्टर चाहिए, मतलब डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए हमको? डायरेक्शन चाहिए। तो हम देखेंगे अगर एरिया वेक्टर निकालना चाहे, सरफेस जस्ट परपेंडिकुलर होता है, हमने अभी बताया, तो ये कुछ ऊपर मिला हमको। तो अगर हम ऊपर जाएं, देखिए वाई एक्सिस में जा रहे हैं, तो वाई एक्सिस के लिए हम लेते हैं क्या? जे कैप। क्या लेते हैं? क्या लेते हैं हम? जे कैप लेते हैं। आई एक्सिस के लिए क्या लेते हैं? आई कैप। जेड के लिए क्या लेते हैं? के कैप। तो अगर हम ऊपर जाएंगे तो प्लस जे कैप मिलेगा, अगर ऊपर वाला हमने कंसीडर किया डायरेक्शन, अगर नीचे लिया तो हम क्या मिलेगा? माइनस जे कैप। इसका मतलब एरिया वेक्टर हमको, देखिए एरिया वेक्टर हमको क्या मिला? होता क्या देख लीजिए, एरिया वेक्टर हमारा होता है एस वेक्टर बराबर एस एन कैप। ये एरिया, ये हमारा डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये एरिया का रेक्टेंगल है, एरिया फार्मूला क्या होता है? लेंथ टू ब्रीथ, जे कैप ऊपर के लिए या फिर माइनस जे कैप नीचे के लिए। उसी तरीके से हमारा क्या है? कुछ सर्कल है, सर्कल के लिए एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन क्या हुआ है? तो जे कैप ऊपर या फिर माइनस जे कैप, ठीक है। ये था हमारा एरिया वेक्टर, ठीक। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? मतलब अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, ठीक है। मतलब सरफेस से, सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी ज्यादा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से पास करेंगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी सरफेस से पास करेंगी उतनी ज्यादा हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस। मतलब हमको वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहिए जो सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे ये था हमारा सरफेस, मान लेते हैं ये एस वेक्टर क्या हमारा एरिया वेक्टर है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी इस एरिया वेक्टर से किसी एंगल थीटा पर जा रही है, ठीक है, किसी एंगल थीटा पर है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमको वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहिए जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो मतलब ये अगर एंगल थीटा बना तो ये जो एंगल बनेगा ये हमारा होगा ई कॉस थीटा, जो सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसलिए हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लेनी होगी। तो फाई ई मतलब, अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है। तो देखिए फाई ई बराबर हमको मिला ई कॉस थीटा इनटू में या फिर डॉट में एस, ठीक है। एस क्या है? हमारा एरिया है, ठीक है। अब ई एस कॉस थीटा मतलब ये, अब देखिए ई एस कॉस थीटा इसको हमने लिखा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर लिख दिया, यहाँ एस वेक्टर होगा, चाहे ए लिखिए चाहे एस लिखिए, हमने बताया। अगर हम एस को लेकर चलें तो पूरे लेक्चर में एस को ही लेकर चलेंगे। तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर मतलब ये क्या है? हमारा डॉट प्रोडक्ट, आपको पता है ना कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है जिसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, इसी तरीके से अगर ई एस कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ml3 टी की पावर -3 ए की पावर -5। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसे? क्योंकि देखिए डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ना स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल होता है क्या, ठीक है। क्या लिखा है? एंगल सबटेंडेड बाय अ सरफेस एट अ पॉइंट इज नोन एज सॉलिड एंगल, ठीक है। अब देखिए सॉलिड एंगल होता क्या है? कुल्फी खाए हैं आप, ठीक है, कुल्फी खाते हैं ना, तो कुल्फी आती है, ठीक है। अब कुल्फी देखिए कुछ इस तरीके से कुल्फी होती है आपकी, कुछ इस तरीके से कुल्फी होती है। तो ये जो एंगल बनता है ना, समझ रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल, समझ रहे हैं, इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। अब देखिए इस देखिए सॉलिड एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ठीक है, समझ रहे। सॉलिड एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ठीक है। तो इस सॉलिड एंगल के लिए हमने फॉर्मूला निकाला है डी ओमेगा, मतलब जी ओमेगा बराबर डी एस बाई आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमने छोटी से, ठीक है, हमने छोटा से लिया है। अब छोटे से इस एरिया से, मतलब इस पॉइंट पर अगर ये छोटा हमने लिया है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो यहाँ एंगल बनेगा वो छोटा बनेगा, इसलिए हमने इसको बोला है डी ओमेगा। इससे आर डिस्टेंस दूरी किसी पॉइंट पर हमने क्या निकाला? फार्मूला हमको मिला डी ओमेगा बराबर डी एस बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सॉलिड एंगल का जो हमारी यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन, ठीक। बात आती है गॉस थ्योरम की, ठीक है। क्या है गॉस थ्योरम? अब क्या होता है? इन वैक्यूम या फिर एयर, समझ रहे, या वैक्यूम में या फिर एयर में जो हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1 by epsilon naught times the net charge present inside the surface। अब क्लोज्ड सरफेस नाम आ रहा है, क्या आ रहा है? क्लोज्ड सरफेस।
अब क्लोज सरफेस मतलब 3D सरफेस, कैसा सरफेस? 3D सरफेस। अब 2D की बात नहीं हो रही है, बोर्ड आपका सरफेस कैसा हो? क्लोज, जैसे एक बॉक्स हो, कोई बॉक्स हो या फिर स्फेयर हो, क्या चारों तरफ से क्लोज होते हैं, ठीक है, तो ये क्लोज सरफेस है, ठीक है। ओपन सरफेस हमको 2D नहीं चाहिए, हमको 3D चाहिए जो क्लोज हो, ठीक है। तो इसमें बोला क्या है, अगर किसी भी क्लोज सरफेस जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करते हैं, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इन अ वैक्यूम और एयर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, मतलब हमारे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो किसी क्लोज सरफेस के लिए, उस क्लोज सरफेस के अंदर जो हमारा चार्ज होगा रखा होगा, मतलब उस क्लोज सरफेस के अंदर जो हमारा चार्ज रखा होगा उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा, ठीक है। क्या लिखा गया है, इन अ वैक्यूम और एयर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम, मतलब इस क्लोज सरफेस के अंदर, मान लीजिए हमारा क्लोज सरफेस है, स्फीयर है, इस क्लोज सरफेस के अंदर जो हमारा चार्ज क्या रखा है, क्यों है, ठीक है, तो जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इस चार्ज का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। चार्ज हमारा कहते हैं क्यों, तो क्या मिला, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये आई एन का इनसाइड, क्यू इनसाइड मतलब सरफेस के अंदर क्या चार्ज है, सरफेस के अंदर चार्ज हमारा क्या है, क्यू इनसाइड, ठीक है। तो फाई ई, ठीक है। अब देखिए अभी तक आप फाई ई पढ़ते थे वहां पर, ठीक है, वहां पर आप पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले थे, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, तो क्लोज, ये क्लोज इंटीग्रल है, ठीक है। इससे क्या पढ़ेंगे, क्लोज इंटीग्रल, फाई ई मतलब गॉस थ्योरम को मिलता है, फाई ई बराबर में क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर में क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, वो उस सरफेस के अंदर जो हमारा चार्ज होता है उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, ठीक है। ये था हमारा गॉस थ्योरम, ठीक है। अब इसमें केसेस हैं, ठीक है, तो केस फर्स्ट हमारा क्या कहता है, व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस, ठीक है, जब हमारा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर हो तो हमको वहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। देखिए लेट अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, अब चलिए देखते हैं, ठीक है, क्या लिखा है, लेट अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस एट पॉइंट पी, ठीक है, समझ रहे हैं, एट पॉइंट ओ मान लीजिए, इसको पी ना मानिए, एट पॉइंट, ठीक है, ओ मतलब कोई हमारा, ठीक है, कोई हमारा प्लस क्यू चार्ज है जो ये क्लोज सरफेस के अंदर पॉइंट ओ पर है, कैसा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब ये सरफेस आप सर्कल मत समझिए, हमारा स्फीयर है 3D में, 2D तो हम इसको सर्कल देख के बता रहे हैं सर्कल है, लेकिन एक्चुअल में हमको 3D चाहिए क्लोज सरफेस, तो ये हमारा क्या स्फीयर है, तो स्फीयर में हमारा एक, इसके स्फीयर के अंदर एक चार्ज रखा गया जो प्लस क्यू चार्ज है पॉइंट ओ पर, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए इस स्फीयर के सेंटर पर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ठीक है, अब देखिए समझ रहे हैं, अब हमको इसके पूरे सरफेस पे हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है इस सरफेस के लिए, ठीक है। तो हम करते क्या है, अब देखिए जो हमारा कूलम्स का लगता था, ठीक है, वो पॉइंट चार्ज के लिए लगता था, ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम पूरे सरफेस पर निकाल के पहले हम छोटा सा पॉइंट कट कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें लिखा गया है, ds इज ए स्मॉल एरिया है, स्मॉल एलिमेंट एरिया ऑन सरफेस एट पॉइंट p, मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट p है, ये हमारा कोई पॉइंट p है, इस पर हमने छोटा सा एक एरिया कट किया, ठीक है, ये हमारा एरिया क्या है, ds है। तो अभी आपको पता है जो हमारा एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब जो हमारा हमने जो एरिया कट किया था, ठीक है, इस मान लेते हैं इस चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक। अब आपको पता होगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालते हैं तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रहता है, अगर इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप क्या करते थे, r डिस्टेंस, समझ रहे हैं, ठीक है, आर डिस्टेंस दूरी पर यहाँ पर आप क्यू नॉट चार्ज रखते थे, फिर इस क्यू नॉट चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती थी, ठीक है। तो अब अगर हमने यहाँ क्यू नॉट चार्ज हम रखेंगे, यहाँ पर हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इसको हम बोलेंगे ई, ठीक है। अब देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो हमारा ds वेक्टर है इसके बीच का जो एंगल यहाँ पर है वो क्या है, थीटा फ्रॉम 0 डिग्री, क्योंकि देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन, इसका मतलब यहाँ पर हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच का जो एंगल मिला है वो क्या मिला, हमको 0 मिला है। तो अगर हम इस फील्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फॉर्मूला क्या बनेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, ठीक है। इफ थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड ds, देखो E एंड ds के बीच में थीटा है, थीटा क्या मिला, हमको 0 डिग्री मिला है, ठीक है। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू एलिमेंट एरिया, अब देखिए इस छोटे से एरिया पे हमको फ्लक्स बताना है, तो हम मान लेते हैं अगर छोटा सा एरिया होगा तो छोटा सा फ्लक्स बनेगा, तो देखिए d फाई e बराबर में E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर में E ds cos थीटा होता है। अब थीटा जगह में 0 रखा है, cos थीटा वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हमको क्या मिला, d फाई e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर ds, ठीक है।
अब हमको अगर हमने छोटे से एरिया पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, ठीक है, अगर हम अब हमको पूरे सरफेस पे निकाल तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब इसको इंटीग्रेट किए तो हमको फाई मिला, इंटीग्रेट किए, ठीक है ना, इसको हमने इंटीग्रेट किया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर आ गया। क्यों, जो चार्ज है वो भी कांस्टेंट बाहर आ गया। अब आर देखेंगे, जी आर जो है ये हर एक पॉइंट पे इससे यहाँ से आर 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 हर जगह होगा, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ गया। सिर्फ बचा डीएस, डीएस का था हमारा स्मॉल एलिमेंट एरिया था। तो ये सरफेस है, ठीक है। अब ये हमारा कैसा सरफेस है, स्फेयर है, तो हम इसको इंटीग्रेट करें, हमको एस एस बाहर आ जाएगा। अब एस क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। अब ये स्फेयर है, सरफेस एरिया अब स्फेयर हो जाएगा। स्फेयर का सरफेस एरिया फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या था हमारा, डीएस छोटा सा एरिया था, अगर हम पूरा इंटीग्रेट कर दें इसको तो पूरा पूरा एरिया मिल जाएगा ना। तो है क्या हमारा शेप क्या है, स्फेयर है, पूरा एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, क्यू। अब ये क्यू क्या था हमारा, इसके अंदर वाला था, उनका बोला क्यू, इसके अंदर था क्यू इनसाइड अपान में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या था, प्रूफ है, ठीक है, क्या था, प्रूफ था, ठीक है। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो हमारा चार्ज होता है वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, ठीक है। मतलब किसी भी सरफेस के अंदर जो हमारा चार्ज होता है, हम फ्लक्स निकालना चाहे, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, ठीक। देखिए यही फाई ई बराबर में क्यू इनसाइड एप्सिलॉन नॉट हमको यहाँ पर मिलता है, ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं केस सेकंड, जो हमारा गॉस थ्योरम था उसमें हम केस सेकंड बात करने जा रहे हैं कि व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस। अब क्लोज्ड सरफेस मतलब समझिए, क्लोज्ड सरफेस मतलब 3D सरफेस, ठीक है। ये आपको सर्कल नहीं है, ठीक है, ये सर्कल नहीं दिख रहा, ये आपका 3D मतलब स्फीयर में है, ठीक है। इसको आप स्फीयर समझिए, ठीक है। मतलब कि जब हमारा चार्ज इस क्लोज्ड सरफेस के बाहर हो, तो देखिए ये, ठीक है। तो गॉस लॉ होता क्या था कि जो गॉस लॉ होता था कि किसी नेट मतलब उस 3D सरफेस मतलब क्लोज चार्ज के अंदर जो हमारा नेट चार्ज होता था उसकी वजह से हमको जो फ्लक्स मिलता था, टोटल फ्लक्स मिलता था, वो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट हमको मिलता था, ठीक है। मतलब हम जब तक चार्ज कोई अंदर नहीं होगा तब तक हमको फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो भाई हमको यहाँ दिखाना है, कैसे हम देखते हैं हमको फ्लक्स मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि अंदर कुछ चार्ज है नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लेट अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू सिचुएटेड एट पॉइंट ओ। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट ओ है हमारा, ठीक है, यहाँ पर हमारा प्लस चार्ज रखा गया है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए ये देखिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से, यहाँ से दूसरी यहाँ से तीसरी यहाँ से, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो इस पर हमको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर क्या एक छोटा सा एरिया देते हैं, ठीक है। एक छोटा सा हमने एरिया कट किया, इस यहाँ पॉइंट नाम बोल दिया मैंने पी, और इस पॉइंट मैंने नाम बोला क्यों, और हमने एक छोटा सा एरिया यहाँ कट किया, ठीक है। अब अगर आप देखें ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, हमारी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे इसी तरीके से कि समझ रहे हैं, ये हमारा क्या था, स्मॉल एरिया है, ठीक है। अब देखिए कि जो हमारा 3D, अगर हमारी 3D मतलब क्लोज सरफेस है, अब कोई 3D सरफेस मतलब क्लोज सरफेस है, तो उससे जो हमारा एरिया वेक्टर निकलता है वो रेडियली आउटवर्ड मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड लाइन निकलती है, ठीक है। मतलब कोई भी अगर हमारा 3D सरफेस है, ठीक है, क्लोज सरफेस है, तो उससे जो हमारा एरिया वेक्टर निकलता है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड निकलेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ के लिए निकालेंगे एरिया वेक्टर, हमको जस्ट परपेंडिकुलर मिलेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ हमको डीएस मिला, और अगर यहाँ निकाले तो यहाँ हमको कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन मिलेगा हमको डीएस, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस साइड है, ठीक है। हम मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट पॉइंट के लिए था और हमारा सेकंड के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डीएस एट पी, पी पर स्मॉल एरिया डीएस, उसके जैसे हमको फ्लक्स क्या मिलेगा, तो फ्लक्स का फार्मूला फाई ई बराबर में ई डीएस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E1 और यहाँ पर E2 है, तो E1 हो गया और एरिया क्या था हमारा डीएस था, डीएस लिखा। अब आप देखें जो हमारा एंगल थीटा बनता था, कॉस थीटा होता था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच होता था। तो देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और डीएस वेक्टर हमारा इस साइड है, एंगल क्या 180 डिग्री, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ हमको एंगल क्या मिला 180 डिग्री, इसका मतलब यहाँ हमको मिलता है माइनस ई। अब cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ से हमको मिलेगा cos E1 ds, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस कंडीशन में सेकंड पॉइंट के लिए यहाँ पर देखेंगे सेकंड एरिया के लिए,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस दोनों एक ही सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर हमको एंगल मिलता है 0 डिग्री, तो वह 0 को लिखे तो 1 होती है, हमको मिलेगा E2 ds। अब हम मान लेते हैं कि E1 E2 हमारा क्या है, बराबर है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्या बराबर है। अगर हमारी E1 और E2 बराबर हो जाएंगे तो यहाँ हमको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है 5 1 + 5 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस E ds और यहाँ क्या हो जाएगा E ds, प्लस माइनस कैंसिल होकर 0, मतलब जब हमारा चार्ज बाहर होगा तो उसकी वजह से हमको कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिडक्शन फॉर ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। मतलब देखिए अब आपको हम बता दें कि जो आपका ये चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड गॉस थ्योरम, अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो ये दोनों चैप्टर कंबाइन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस कंबाइन चैप्टर को अलग अलग कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को हमने अलग बताया और गॉस थ्योरम को हमने अलग बताया है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर जब पढ़े तो वहां पर भी हमने निकाला था किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला था। फॉर्मूला क्या निकाला था, K क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, तो वही वही इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हम निकाले किसी वजह से गॉस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, तो देखिए वही निकला है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, वही चीजें निकली, बस किसका यूज किया है हमने, यहाँ पर हमने गॉस थ्योरम का यूज किया है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस Q प्लेस्ड एट पॉइंट O। मान लेते हैं यहाँ हमारा कोई पॉइंट O है, यहाँ पर हमारा प्लस Q चार्ज रखा गया है एंड इन वैक्यूम P इज अनदर पॉइंट एट अ डिस्टेंस R। कोई P हमारा दूसरा पॉइंट है R डिस्टेंस में, मान लीजिए यहाँ है हमारा, और यहाँ पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, क्या यूज करके, गॉस थ्योरम यूज करके। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये वही कंडीशन हुई, ये भाई यहाँ पर हुई। देखिए अब देखिए अब आप कॉन्सेप्ट हो यार, चलिए कुछ करिए, यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल सा एरिया आप लेंगे, हम सिमेट्री लेते हैं, जिस सिमेट्री ये हमारा मान लीजिए स्फीयर की सिमेट्री, ये हमारा स्फीयर के फॉर्म में है 3D क्लोज सरफेस, तो हमने जो छोटा सा एरिया लिया है वो भी 3D के मतलब स्फीयर के फॉर्म में रहेगा, इसको आप गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, हमने एक छोटा सा सरफेस लिया, ठीक है, इसकी वजह से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस Q नॉट चार्ज रखते थे। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसके बाद हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कुछ इस तरीके डायरेक्शन मिली है। ठीक, तो जो हमारा ds वेक्टर मिलेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इधर मिली है सरफेस, ठीक इधर मिला है, तो जो हमारा ds वेक्टर होगा वो सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमको ds वेक्टर मिला। ठीक है, हमको क्या मिला, ds मिला। ठीक है, अब वहां पर बताया गया था कि यहाँ Q नॉट चार्ज रखा जाता था, इस वजह से ये रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ मिलती थी। ठीक है, यहाँ पर हमको ds वेक्टर मिला है, तो अब ये होता है हमारा गॉस थ्योरम फार्मूला, फाई E बराबर में क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यहाँ से हमको मिला E ds cos थीटा। तो अगर हम देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा E है और जो हमारा ds है, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है, तो cos थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया 0 डिग्री, तो cos 0 वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये खत्म, बचेगा सिर्फ ये, देखिए वहां बचा है। ठीक है, अब देखेंगे E कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और ds मतलब छोटा सा एरिया, उसको इंटीग्रेट करेंगे बड़ा सा एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो जो एरिया मिलेगा वो किस शेप में है, स्फीयर के शेप में, स्फीयर का शेप क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर होगा। ठीक है, ये जो हमारा छोटा सा एरिया था, ये छोटा सा स्फीयर था, ds जिसका एरिया का था ds था, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, हमको पूरा ये सरफेस पे एरिया निकाल आएगा, क्या हम निकाल s, मतलब बड़ा वाला ये है क्या, ये हमारा स्फीयर है, स्फीयर का एरिया फार्मूला क्या था 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए फाई E बराबर में E हो गया, इस s का जगह पर हमने ये रखा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, बट फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम हमारा क्या होता है, फाई E बराबर में Q बाई एप्सिलॉन नॉट, हमने देखो फाई E की जगह पर यहाँ Q बाई एप्सिलॉन नॉट था, हमने यहाँ रख दिया, और यहाँ था ये, तो यहाँ से हमको E मिलता है, हमने साइड चेंज करेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। वहां पर जाइए देखिएगा, पेज पलटिएगा, आपको मिलेगा, आपको किसी भी पॉइंट चार्ज की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यही देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा इसने पूछा है कि आप कूलम्ब्स लॉ बताइए, क्या बताइए, कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करिए। ठीक है, कैसे आप देखिए कैसे होगा, देखिए कूलम्ब्स लॉ, इसे इरेज कर दें, नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। ओके, चलिए देखिए, मतलब अब हमको कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करना है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये पॉइंट पे लिखिए, नोट करिएगा, इफ टेस्ट चार्ज Q नॉट प्लेस्ड
at point P, then force acting on it। यदि हम इस P पॉइंट पर Q नॉट चार्ज रख दे तो इस पर फोर्स क्या एक्ट होगा, तो हम लगाएंगे फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर में Q नॉट E, यही एक्ट होगा इस जगह पर। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे, तो ये है हमारा Q नॉट E, हमने ये निकाला, क्या निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई में R स्क्वायर। ठीक है, ये F था हमारा, F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई Q R स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको मान लें, क्या मान लें, Q नॉट को मान लें Q1 और Q को मान लें Q2, तो हमको क्या मिलेगा, F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखिए ये कूलम चला था ना। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज। मतलब ये हमने इनफिनाइट लेंथ की वायर ली है जिसमें प्लस क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, हमने इनफाइनाइट लेंथ की वायर ली है, उसमें हमारा प्लस क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ठीक है, तो देखिए लिखा क्या है, जस्ट कंसीडर ए थिन इनफिनिटली लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक, मतलब हमारा एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसकी लीनियर जिसमें यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस वायर पर। ठीक है, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये जो नाम आप सुन रहे हैं, ये इसके फर्स्ट लेक्चर मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड में भी आपने सुना होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से नोट करते थे, जिसको हमको मिलेगा Q बाई L, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बाई लेंथ। समझ रहे हैं, ये हमको ये था हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इस पर हमको क्या बताना है, इस पर हमको बताना था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, अगर ये हमारा इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है, इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए जो वायर हमारा होता है, ठीक है, अब जो देखिए जो हमारा वायर होता है, जैसे ये देखिए, जैसे ये हमारा वायर है, ये क्या है हमारा वायर है, ये वायर देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, ये किस शेप में है, सिलेंडर शेप में। किस शेप में है, सिलेंडर शेप में ना, ये वायर का शेप कैसा है, सिलेंडर। ठीक है, अब ये वायर की लेंथ कैसी है, इनफाइनाइट है, इसी पर हमको क्या निकालना था, इस हमको निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, गॉस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, तो अब देखिए ये है, अब इस वायर के अंदर प्लस क्यों चार्ज हमने लिया है, इस पर प्लस प्लस चार्ज है, इसलिए वायर है, वायर के अंदर प्लस चार्ज है। ठीक है, तो अगर हमको गॉस थ्योरम की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे, तो गॉस थ्योरम कहता क्या है कि जब तक, गॉस थ्योरम वैल्यू कब है, जब किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज हो, तब उसके लिए गॉस थ्योरम वैल्यू होता है। अब ये तो क्लोज सरफेस है नहीं, मतलब अब ऐसा मत कहना कि चार्ज के अंदर रखा है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, हम इस वायर पर निकालेंगे ना कि इसके अंदर चार्ज को निकालेंगे। ठीक है, इस वायर के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जिस सिमेट्री में, मतलब जिस शेप में ये है हमारा, ठीक है, समझ रहे हैं, जैसे ये हमारा है सिलेंडर शेप में, तो हमको इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इस पर गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे जो सिलेंडर के ही शेप में रहेगा। ठीक है, तो देखिए हम चलें गॉसियन सरफेस ड्रा करने। ठीक है, ये क्या है हमारा गॉसियन सरफेस, सिलेंडर लग रहा है, देखिए ये आपका सिलेंडर लग रहा है ना, वायर आपका सिलेंडर शेप में होता है, तो ये भी सिलेंड्रिकल शेप में ही है। अब देखिए इसके अंदर जो चार्ज है, ठीक है, अब जो इसके अंदर चार्ज है वो कैसे हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं 3D सरफेस से, मतलब अब हम इस पर निकाल सकेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकेंगे। ठीक है, किसके हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से। गॉस थ्योरम कहता क्या है कि हमको क्लोज सरफेस चाहिए, मतलब उसके अंदर चार्ज हो और उसके मतलब चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर हो। तो अब ये था हमारा क्लोज सरफेस कैसा है, गॉसियन सरफेस हमने लिया, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज प्लस चार्ज। अब इसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है,
तो हम मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट सरफेस है, ये हमारा सेकंड सरफेस, और ये जो कर्व पर है ये हमारा थर्ड सरफेस। जैसे ये है आपका सिलेंडर, ये मार्कर आपका है सिलेंडर शेप में। तो देखिए जो हमने फर्स्ट सरफेस बोला, ये ऊपर वाला सरफेस फर्स्ट, नीचे वाला सरफेस सेकंड, और ये कर्व सरफेस है ये सरफेस थर्ड। ठीक है, हमने इसी बोला है। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए ठीक है, अब ऊपर वाला सरफेस किस शेप में है, सर्कल शेप में। जो ऊपर वाला सरफेस देखिए, इस पर हम इसी के सिमेट्री में छोटा सा एरिया कट करते हैं। एक हम छोटा सा गॉसियन सरफेस एरिया लेते हैं, समझ लीजिए, ठीक है, जिसका एरिया वेक्टर सरफेस के जस्ट आउटवर्ड होगा परपेंडिकुलर। अगर सरफेस ये है हमारा तो एरिया वेक्टर जस्ट परपेंडिकुलर निकलेगा। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, हमको डीएस इधर मिला। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस, आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ देखिए लिखा गया, देखिए यहाँ लिखा है दिस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये जो हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है हैज थ्री सरफेस, तीन सरफेस है। टू इंड सरफेस, दो इंड पर है, एक यहाँ पर एक यहाँ, मतलब इंड मतलब देखिए एक यहाँ एक यहाँ, दो इंड पर है। वन कर्व्ड सरफेस, एक कर्व सरफेस जो S3 ये है यहाँ पर कर्व है। ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्टेड नॉर्मली टुवर्ड। अब देखिए सिमेट्री सेम होने की वजह से जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो मतलब कैसे मिलेगी, इस पूरे सरफेस के, ये कर्व सरफेस के आउटवर्ड परपेंडिकुलर निकलेगी, समझ रहे हैं। डायरेक्टेड नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मतलब इधर देखेंगे इधर 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 आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से। ये कैसा सरफेस है, 3D सरफेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ मिली। ऐसे आपने यहाँ पर कोई एक छोटा सा एरिया लिया तो इसकी वजह से आपको डीएस आउटवर्ड यहाँ मिला और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिली, ठीक है। अगर आप सरफेस के लिए मान लीजिए आपने यहाँ लिया तो आपको डीएस भी इधर मिलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर मिलता है, ठीक है। ये था फर्स्ट सरफेस के लिए, चलिए लिख देते हैं। ये S1 के लिए है, ये S3 के लिए है और ये S2, ठीक है, सरफेस सेकंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए लेट phi1 phi2 एंड phi3, हम मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi1, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi2, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi3। हमने phi1 निकाला है, होता है क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds, ठीक है। तो E ds cos 90, देखिए इस सरफेस के जो एंगल बन रहा है वो क्या 90 बन रहा है, हमने cos 90 लिया, ठीक है। अब cos 90 की वैल्यू क्या आती है 0, तो पूरा टर्म 0 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सेकंड सरफेस के लिए यहाँ भी एंगल क्या बन रहा है 90, तो यहाँ भी 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यहाँ भी 0 हो गया सेकंड सरफेस के लिए। अब थर्ड सरफेस के लिए हमको एंगल क्या मिला है थीटा बराबर 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू क्या थी 1 होती थी, यहाँ से हमको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और डीएस को इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा हमको s मिलेगा, मतलब हमको phi3 जो मिलता है क्या मिलेगा es मिलता है, ठीक है। अब e है, s क्या है हमारा, s मतलब सरफेस एरिया। अब ये थर्ड सरफेस हमारा कर्व है, तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है 2 पाई rl। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है 2 पाई rl। ये सिलेंडर शेप में है तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई rl, तो E 2 पाई rl, ठीक है। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे गॉसियन सरफेस में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ है 5 हो जाएगा, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, तो phi1 phi2 0 0 लिखा, phi3 हमको ये हमने लिखा, phi E हमको मिला E 2 पाई rl, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम गॉस थ्योरम कहता क्या है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इनसाइड द चार्ज का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, ठीक है। phi E बराबर q नॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है। तो हमको लेम्डा बराबर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मिलता है q बाई l, तो यहाँ से हमको q मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हमको q मिलेगा लेम्डा l, ठीक है। तो हम देखिए q की जगह पर लेम्डा l पुट लिया, एप्सिलॉन नॉट था यहाँ, t को हमने रखा, बाकी साइड चेंज करके हमको ये मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मतलब एक हमारी पतली सी प्लेन शीट है जिसमें चार्ज है, ठीक है, उसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है, इस प्लेन शीट चार्ज की वजह से, ठीक है। ये हमारी प्लेन शीट कैसी है, थिन है और इनफाइनाइट लेंथ की है, ठीक है। इसकी वजह से हमको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। तो हम करेंगे क्या, देखिए इसमें लिखा गया लेट अस कंसीडर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। लेट सिग्मा बराबर सिग्मा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, सॉरी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है क्या, ये आपको चैप्टर फर्स्ट में ही हमने इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड में बता दिया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कि जो आपका चार्ज है पूरे सरफेस पे फैला हुआ, मतलब डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ये रहा हमारा सरफेस, इस सरफेस पे पूरा हमारा क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, हमको
सरफेस चार्ज डेंसिटी यही मिलता है, सिग्मा बराबर में चार्ज बाई सरफेस। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए अगर हमको इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम करेंगे क्या, हम इस पर एक, अब देखिए जो गॉस लॉ से निकालेंगे तो गॉस लॉ कहता है क्या, जब तक आप गॉसियन सरफेस नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे जिसके अंदर हम कुछ चार्ज देंगे, ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इससे हम x डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर x हम यहाँ निकालेंगे सिमेट्री की वजह से हम x यहाँ भी जाएंगे, इसी तरीके से x यहाँ भी निकालेंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट P डैश हो गया, ठीक है। अब हम इस पर बनाते हैं क्या, सिलेंडर, क्या बनाते हैं, हमारा जो गॉसियन सरफेस कैसा रहता है, सिलेंड्रिकल रहता है, ठीक है। समझ रहे हैं, ठीक। हम मानते हैं ये हमारा सरफेस S1, ये हमारा S2 है, जो प्लेन सरफेस है। देखिए कुछ इस तरीके से है, हमने गॉसियन सरफेस माना तो एक प्लेन सरफेस ये हुआ, दूसरा प्लेन सरफेस ये, और ये हमारा क्या, कर्व सरफेस हुआ, तो इसको हम सरफेस 3 मानते हैं, ठीक है। S3 मतलब थर्ड सरफेस हमारा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हैज 3 सरफेस, 2 प्लेन सरफेस, देखिए 2 प्लेन सरफेस, एक इधर और 1 कर्व सरफेस जो आपको इस तरीके से है, ठीक है, ये है। आप अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कुछ इस तरीके से दी गई है, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दी गई, अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे मिलेगी, देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर आप निकालना चाहें, क्या निकालेंगे, अब देखिए अगर ये हमारा प्लेन सरफेस है, ये इस तरीके से, देखिए अगर ये हमारा प्लेन सरफेस है तो हमको जो एरिया वेक्टर मिलता है जस्ट प्लेन के सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर मिलेगा, तो हमको एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। मान लीजिए हम इस एरिया पे निकाल रहे हैं तो एरिया वेक्टर हमको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ds। और यहाँ पर देखिए सरफेस अगर हमारा कर्व है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ऐसे मिली है, तो एरिया वेक्टर हमको जस्ट ऊपर मिलेगा ds, ठीक है। अब यहाँ इस सरफेस से देखेंगे, ये भी प्लेन सरफेस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो हमको जो यहाँ पर एरिया वेक्टर मिलेगा वो भी हमको आउटवर्ड ही मिलेगा, ये हमको ds में, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें जो हमको थीटा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0 डिग्री मिल रहा है, क्योंकि हमारा ds एरिया वेक्टर जिस साइड उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर हमको थीटा क्या मिलता है, 0 मिलता है। यहाँ पर हमको थीटा कितना मिला, 90 मिला है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ये और ds हमको मिला 90 मिला। यहाँ पर भी हमको थीटा क्या मिला है, 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो देखिए लेट φ1 φ2 हमने माना कि इसके लिए जो फ्लक्स है क्या, φ1, इसके लिए φ2, इसके लिए φ3। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद सरफेस ये देखिए यहाँ लिखा गया है, S1 के लिए φ1, S2 के लिए φ2, S3 के लिए φ3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने φ1 निकाला, क्या था, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds, ये वेक्टर फॉर्म में e ds cos थीटा लिखते हैं। फर्स्ट सरफेस के लिए थीटा क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री हम देखो 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री हम यहाँ ले आ रही, ठीक है। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 होगी, e बाहर आ जाएगी, e रहेगा, ds इंटीग्रेट करेंगे तो es मिलेगा, यहाँ से हमको क्या मिला, es मिला। इसी तरीके से हमको यहाँ से भी es मिलेगा, और ये cos 90 को लिखा 0 तो हमको 0 मिला, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स क्या मिला हमको, φe बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ1 प्लस φ2 φ3 हो गया, 2es हमको मिला, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या होता है, φe बराबर q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये सिग्मा है, इसको हम लिख सकते हैं ना q बराबर में सिग्मा s, इसलिए देखिए हमने q की जगह सिग्मा s रखा, एप्सिलॉन नॉट रखा, q φe की वैल्यू यहाँ 2es है, 2es हमने यहाँ लाया। अब देखेंगे ये s कैंसिल हो गया, e हमको मिलता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं, हमको क्या है, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। अभी तक आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, क्या निकाला था, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट चार्ज की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाला था, सिग्मा बाई में 2 पाई एप्सिलॉन, इसे याद रखिएगा, वही चीज हम यहाँ यूज करेंगे, क्या निकाले थे हमने, सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसी एक प्लेन शीट चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी एक था, अब यहाँ पर हमने 2 प्लेन शीट ऑफ चार्ज दिया है। अब दोनों इसमें केस 2 केसेस होंगे, एक पहला केस हमारा जब हमारे दोनों प्लेन शीट ऑफ चार्ज दोनों पॉजिटिव हैं, देखिए व्हेन बोथ शीट आर पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरा केस है कि जब हमारा एक प्लेन शीट पॉजिटिवली चार्ज होगा, दूसरा हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा, मतलब अपोजिट नेचर होगी, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यह कंडीशन है जब हमारी दोनों शीट ऑफ चार्ज कैसी हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं,
हमने दो सीट ऑफ चार्ज लिया, इसके लिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी लिया सिग्मा 1 और इसके लिए क्या माना हमने सिग्मा 2, ठीक है, इसमें प्लस चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने वहां देखा था कि चार्ज की वजह से एक इधर चार्ज की वजह से दोनों तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखने को मिली थी। देखिए अगर फर्स्ट हमारा ये चार्ज की वजह से मतलब फर्स्ट प्लेन सीट है हमारी सीट ऑफ चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ये इस मतलब राइट साइड मिली और लेफ्ट साइड में मिला हमको, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो इनफाइनाइटली होती है, मतलब है उनका कोई एंड नहीं है कि यहाँ पर जाने के एंड हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आपकी होती है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। तो अगर देखिए राइट साइड में इवन यहाँ भी है इवन यहाँ है, हमने माना ये रीजन फर्स्ट है हमारा, ये रीजन सेकंड, ये रीजन हमारा थर्ड। इस रीजन में अगर देखेंगे तो इस फर्स्ट सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इवन हमको इधर मिली और इधर मिली, ठीक। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ये समझ में आ रहा है। अब देखिए अब इस यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको आगे मिलेगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले इवन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस साइड डायरेक्शन में मिलेगी, ठीक है। देखिए यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला। अब इधर देखेंगे जैसे इसके लिए था, अब इसके लिए सेकंड सीट है, इसके वजह से E2 बना इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 इस साइड। अब जैसे इधर बना वैसे इधर भी E2 आएगा, देखिए E2 यहाँ भी मिला, देखिए समझ रहे हैं ना, E2 इधर, E2 इधर, इवन इधर मिला ऐसे। तो रीजन फर्स्ट में देखेंगे, देखिए हमने निकाला है। अब आपको पता है कि अभी हमने निकाला था ना, हम सभी ने निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज, उसके हमने फार्मूला निकाला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमने ये निकाला था सिग्मा बाय 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए पहले सीट की वजह से हमको फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, जो क्या मिल रही है सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमने सिग्मा को सिग्मा 1 से दिखाया, ये हो गया। E2 को हमने क्या निकाला सिग्मा का सिग्मा 2 होगा, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन में देखिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, तो फर्स्ट रीजन अगर आप देखेंगे रीजन में E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन, E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में, इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्स्ट रीजन में मिलेगी सिग्मा 1 प्लस 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू पुट करिए, फिर E2 की वैल्यू पुट करिए, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर में 1 बाय 2 एप्सिलॉन कॉमन ले लिया गया, सिग्मा 1 बचा प्लस सिग्मा 2। अब अगर इफ सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा, मतलब यदि हमारा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू सेम हो, सिग्मा हो, तो उस कंडीशन को क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ मिला था सिग्मा 1 प्लस सिग्मा की जगह पर अगर हम सिग्मा रखेंगे तो सिग्मा 2 सिग्मा हो गया, देखिए 2 सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ, 2 कट हुआ, हमको मिला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। अब देखिए इन रीजन सेकंड, अब रीजन सेकंड में हमने निकाला है, तो रीजन सेकंड देखेंगे दोनों एक दूसरे से अपोजिट नेचर है। अभी आप समझ जाइए, सिंपल से बिना आप सॉल्व किए आंसर दे सकते हैं इसका, ठीक है। अगर दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो, सिग्मा ये भी हो, अब दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों की, और दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, इसका मतलब यहाँ पर आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी रीजन सेकंड में वो आपको 0 मिलेगी, ठीक है। फिर आप निकाल भी सकते हैं, जैसे देखिए अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, अब हमको ये नहीं पता, जैसे देखिए यहाँ दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड रीजन निकाला है E2 माइनस E1, तो E2 माइनस E1 आप कर सकते हैं या फिर E1 माइनस E2, क्योंकि हमको पता नहीं है कि इसमें चार्ज ज्यादा है इसमें चार्ज कम है, ठीक है। तो हमने माना है इफ E2 इज ग्रेटर देन E1, आप अगर लिख दो यहाँ E1 इज ग्रेटर देन E2 तो आप E1 माइनस E2 कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, तो सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर हमारा सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ सिग्मा रखेंगे, यहाँ सिग्मा माइनस 0, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सेम डायरेक्शन में थी, वैसे यहाँ भी सेम डायरेक्शन में है, तो जो यहाँ हमको मिला वही हमको यहाँ भी मिलेगा, ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं केस सेकंड की, ठीक है। केस सेकंड में क्या है, हमारी फर्स्ट सीट क्या है पॉजिटिव और सेकंड सीट क्या है नेगेटिव, ठीक है। तो अभी आपको बताया गया था कि जब आपका पॉजिटिव सीट इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आउटवर्ड देखने को मिलेगी, परपेंडिकुलर टू सीट। तो ये पॉजिटिव इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड निकलते हुए निकलेगी, तो आपको यहाँ से E1 मिला और इसी वजह से यहाँ पर E1 मिला। लेकिन अगर यही और यहाँ पर जैसे इस पॉइंट निकालोगे तब भी आपको आउटवर्ड, यहाँ भी आउटवर्ड और यहाँ भी आपको आउटवर्ड ही मिलेगा पॉजिटिव सीट के लिए। अगर यही सीट नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव, मतलब अगर यही सीट नेगेटिव है तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगी वो अंदर साइड मतलब इनवर्ड साइड आते हुए मिलेगी। तो सेकंड सीट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर साइड मिलेगी, E2 यहाँ मिला, ऐसे आपको E2 अंदर साइड यहाँ मिलेगा और इसकी वजह से आपको E2 यहाँ मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। समझ में आया कैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया, पॉजिटिव प्लेट की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल बाहर प्लेट से दूर जाते हुए निकलेंगे परपेंडिकुलर, और नेगेटिव प्लेट की वजह से आपको प्लेट के अंदर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी, ठीक है। तो हमने वही दिखाया, ठीक। तो देखिए फर्स्ट रीजन में क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट रीजन में अब देखिए
फर्स्ट रीजन आप देखेंगे, अब आपका जो E1 E2 ये दोनों इस कंडीशन में अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, सेम नहीं, कैसे अपोजिट है, इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, ठीक है। अब जब अपोजिट हम मान लेते हैं इस कंडीशन में हमारा इफ E1 इज ग्रेटर देन E2 हमने माना है, ठीक है, ये हमारा जो E1 है वो ग्रेटर देन E2 से, ठीक है। तो हमको ये देखने को मिला, ठीक है, हमको क्या मिली, जब दोनों अपोजिट हैं और दोनों को सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सेम मान लिया, सिग्मा मान लिया, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 देखने को मिली, कहाँ पर, फर्स्ट रीजन में। सेकंड रीजन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट देखने को मिली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। इसी तरीके से ये अपोजिट है, यहाँ भी हमको 0 मिली, ठीक है। ओके, तरीका वही है सारा कुछ जो आपको पीछे बताया गया था, ठीक। वीडियो आपको वन शॉट इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फिर से चीज वही नहीं बताएंगे, ठीक है। तो आपको ये बताया गया था, ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, ठीक है, और कंडक्टिंग स्फीयर। मान लीजिए कोई हमारा स्फीयर है, ठीक है, हमारा स्फीयर है, स्फीयर में हमारा चार्ज स्फीयर है, ठीक है, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इस पर हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो इसमें 3 केसेस होंगे। केस फर्स्ट, या तो हम उस स्फेरिकल सेल्स के बाहर बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, केस सेकंड, या तो हम उसके सरफेस बताएंगे, केस थर्ड, या फिर उस सेल के अंदर बताएंगे, ठीक है। अब देखिए जो आपका ये स्फेरिकल सेल है, अब होता है तो कई टाइप का, जैसे एक हॉलो स्फीयर होता है, एक सॉलिड स्फीयर होता है। तो आपके सिलेबस में हॉलो स्फीयर है, ठीक है। तो ये जो आप जो डेरिवेशन देखेंगे यहाँ पर, ये हॉलो स्फीयर रहेगा, बाकी सॉलिड स्फीयर भी होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए आप हॉलो स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये कैसा है हमारा हॉलो स्फीयर, मतलब अंदर खोखला है, ठीक है, सिर्फ सरफेस है, बॉल होती है आपकी ना, बॉल कैसा है, हॉलो स्फीयर होता है, अंदर खोखला होता है, ठीक है। तो जो चार्ज है इसका सरफेस पर है, देखिए चार्ज कैसा है, सरफेस पर है, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे बोला गया कि इस O पॉइंट से R डिस्टेंस की दूरी पर, इस O पॉइंट से R डिस्टेंस दूरी किसी पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, आउटसाइड दिस सेल, सेल के मतलब इस स्फीयर से बाहर पॉइंट P बताना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होती है, अगर आपको कहीं भी बताना रहेगा, सबसे पहले आप गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। अगर आपको यहाँ बताना है, यहाँ से होते हुए आप गॉसियन सरफेस ड्रा करिए, सिमेट्री जैसे सिमेट्री हो आपकी, अगर ये स्फीयर फॉर्म में ड्रा करिए, ठीक है, समझ रहे हैं। आप छोटा सा यहाँ एरिया कट करिए, यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप देखिए, ये आपने गॉसियन सरफेस ड्रा किया है, ठीक। अब आपने यहाँ पर गॉसियन सरफेस देखा है, तो यहाँ से आप देखिए 3D सरफेस है, ठीक है, कैसा सरफेस है, 3D सरफेस है। 3D सरफेस की वजह से आपको जो एरिया वेक्टर मिलेगा वो आउटवर्ड मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, आउटवर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो ईडी मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री आप देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर और डीएस, ई डीएस cos थीटा जगह हमने 0 रखा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ ई डीएस, डीएस इंटीग्रेट को एस मिला, एस क्या मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये मिला हमको। तो फाई ई बराबर में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हमने इसके जगह पर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रखा, ठीक है, देखिए हमने क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रखा, क्यों, ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रखा, ई को यहीं रोका, 5 4 पाई स्क्वायर यहाँ भेज दिया हमको, ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर मिला, ठीक है। अब ये हमारा है सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिग्मा बराबर में चार्ज अपान में सरफेस एरिया होता है, तो ये हमारा कैसा सरफेस एरिया है, स्फीयर है, तो स्फीयर के लिए सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमको क्यों मिलता है, सिग्मा बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम कट करें, हमको क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाई सिग्मा आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर क्या है हमारा, कैपिटल आर है हमारा कि स्फीयर का रेडियस, और आर हमारा क्या है, स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी को हमने निकाला, ठीक है। कैपिटल आर देखिए हमारा ये है, और स्मॉल आर क्या हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम एट सरफेस निकालें, क्या कहते हैं एट सरफेस, मतलब अभी तक हम जो यहाँ आउटसाइड निकाले, अगर हम यहाँ पर निकाले, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, सारा कंडीशन ये होगा, उस फर्क क्या होगा कि अब जो हमारा ये आर था ना, आर यहाँ का, अब आर आर दोनों हमारा क्या बराबर हो जाएगा, देखिए एट सरफेस स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो गया, तो कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर रख दिए, कैंसिल करें, हमको सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ठीक है, समझ रहे हैं। अब केस थर्ड देखिए, एट इनसाइड, ठीक है, आपका ये सरफेस था, ठीक है, इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज था कुछ इस तरीके से, ये पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए आपका सेंटर है,
और आपसे यहाँ इनसाइड पूछ लिया, कहीं भी इनसाइड पूछ लिया, तो आप करो क्या, पहले गॉसियन सर्कल ड्रा करोगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको ऐसे मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और यहाँ से आपको डी क्या मिलेगा, डीएस वेक्टर भी ऐसे मिलेगा सेम डायरेक्शन में। तो आप यहाँ से थीटा क्या मिलेगा, 0 डिग्री, ठीक है। सारा कुछ यहाँ मिलेगा, थीटा 0 डिग्री हुआ, ये आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेट करें, प्लस डीएस बाहर हुआ, ईएस मिला आपको। cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, क्योंकि आप थीटा है, यहाँ 0 रखोगे, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपको डीएस मिला, ठीक है। अब क्यू इनसाइड अंदर कोई चार्ज है, अगर ये आपका स्फीयर खोखला है तो अगर कोई चार्ज नहीं, तो क्यू इनसाइड क्या मिला आपको, 0। क्यू इनसाइड जब 0 मिल गया तो पूरा टर्म 0 हुआ, ईएस ऐसे इधर गया, ये भी 0 हो गया। आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है इनसाइड दिस स्फीयर, क्या मिलती है, 0 मिलती है। मतलब कि गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ क्या कहता है कि चार्ज हम क्या करते हैं, ठीक है। गॉस सरफेस क्या है हमारा, फाई ई बराबर क्यू इनसाइड है, ये अपान एप्सिलॉन। क्यू इनसाइड मतलब स्फीयर के अंदर, स्फीयर हमारा है खोखला, तो खोखला है, इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं, चार्ज नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखने को मिलेगी इनसाइड, ठीक है। ये था हमारा